आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम बढ़िया हैं और सेशन लगाने के लिए तैयार हैं। राधे राधे, वेलकम, जय हिंद, नमस्ते, सभी का स्वागत है। और एसएससी सीजीएल 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, आपने देखा होगा। और मैं ऊपर से उसे जो है देख पाया हूँ। मुझे पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं दिखा। मैंने मेनली जो है देखिए पैटर्न पे ही फोकस करा, बिकॉज डेट्स हमारे पास ऑलरेडी थी। डेट्स आपकी जुलाई में पेपर होना है। पैटर्न टीयर 1 टीयर 2 का जितना मैं देख पाया हूँ बिल्कुल सेम है। और जो डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या अदरवाइज, वो है 1 अगस्त 01/08/2023। बाकी आप नोटिफिकेशन से गो थ्रू जो है कर सकते हैं, आपको उसके अंदर सब डेटा जो है मिल जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। देखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है तैयारी बढ़िया से करना। अब कई सारे बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि वैकेंसीज बहुत कम आई हैं। आप एक बार अपने आप से पूछ के देखिए, क्या आपको आखिरी सीट लेनी है या फिर आपको टॉप 100 या टॉप 1000 में आना होता है। आई होप इतने ही आप में समझ होगी कि आपको जो नौकरी चाहिए वो टॉप 1000 के अंदर थ्री डिजिट रैंक में ही काम बनता है, बढ़िया है ना। और 2 डिजिट में जो है मन पसंद का बन जाता है। 2 डिजिट देखिए थोड़ी किस्मत से भी आती है, वो दिन आपका कैसा है ना। 3 डिजिट रैंक लेकिन वो है जिसमें आप जीवन अपना सेट कर लेते हैं। तो बस जो आपके कंट्रोल में नहीं है उस बारे में सोचिए, में तैयारी पे फोकस कीजिए। एंड सच बात ये है कि आज से 6 महीने पहले मैंने, बाकी सभी एजुकेटर्स ने आपको ये भी समझाया था कि 2022 अच्छा मौका है, दिस दैट, है ना। तो कई बच्चे वहां पे चुके हैं जो 2023 देने जा रहे हैं, कोई बात नहीं। कई बच्चे ऐसे हैं जो उस समय जूनियर्स थे, जो पेपर के लिए एलिजिबल नहीं थे, वो अब पेपर देने जा रहे हैं। इट इज ओके, अब जो है आपके सामने है, ठीक है। आप बस मेहनत अच्छे से कीजिए, बाकी जो होगा देखी जाएगी। चलो शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। डाउट्स के लिए क्वेश्चन टैब का इस्तेमाल कीजिए। कल काफी बच्चों के डाउट्स रह गए थे, तो आज मैं कोशिश करूंगा आप सबके डाउट्स ले लूं। और अभी के लिए लेकिन मैं आपके साथ थ्योरी का डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। चलो कोई बात नहीं। देखिए, कल की क्लास में मैंने आपको हार्ड पूरा पढ़ा दिया था और काफी सारा पोर्शन और पढ़ा दिया था। आज मैं उसी टॉपिक कंटिन्यू कर रहा हूँ, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड से। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड यानी ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। अंशिका बेटा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। टाइटल जो है उसका अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, बट जो आप अगर सारी क्लासेस देखेंगे तो उसमें आपको संडे की क्लास से मॉडर्न हिस्ट्री का कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड की हम बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ब्लड के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है। ये पहली स्लाइड है। डाउट्स सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन टैब में आप लोग भेजेंगे, बीच में आपके कमेंट्स में पढ़ के इग्नोर कर दूंगा। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड जो है उसमें एक तो आपको प्लाज्मा देखने को मिलता है। प्लाज्मा जो है ये शायद मैं लिखवा चुका हूँ क्या कल की क्लास में, मैंने ऊपर से आपको बताया होगा, आप नोट कर लीजिए। जिसका दिल प्रद्युमन स्लाइटली लेफ्ट की जगह स्लाइटली राइट में होता है वो डेक्स्ट्रोकार्डियक पर्सन होता है। 55% आपको प्लाज्मा देखने को मिलता है। और ब्लड कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स कुछ नहीं है, सेल्स हैं। 45% आपको ये देखने को मिलता है। यानी अगर दोस्तों मेरे पास एक ग्लास है जिसके अंदर, या मेरे पास एक बॉटल है जिसके अंदर 100 ml ब्लड है, तो उसके अंदर 55 ml प्लाज्मा देखने को मिलेगा और 45 ml के अराउंड जो है आपको बाकी सेल्स देखने को मिलेंगे। कॉर्पसल्स का मतलब कुछ नहीं है, सेल्स है और कुछ भी नहीं है। कॉर्पसल्स बस इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज पेपर कभी कभार ऐसे लिख देता है, ठीक है। अब प्लाज्मा जो है याद रखेंगे ये होता है कलरलेस टू स्लाइट येलो, याद रखेंगे। इसे स्ट्रॉ कलर्ड भी कह देते हैं, स्ट्रॉ कलर्ड। पेल येलो आप बस ध्यान रखिए, बाकी सब पेपर में बस एक आध बार लिखा गया था तो बताया जा रहा है, ठीक है। अब याद रखेंगे प्लाज्मा को जब मैं ब्रेक करूंगा तो 92% इसके अंदर आपको वाटर देखने को मिलता है, 7% आपको प्रोटीन देखने को मिलता है और 1% आपको सॉल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब इसमें जो प्रोटीन है काफी सारे होते हैं, जिसमें जो मेन प्रोटीन है उसमें एल्ब्यूमिन आता है, ग्लोब्यूलिन आता है, फिब्रिनोजेन आता है, फिब्रिनोजेन। नमस्ते, आप लोग लेट कैसे हो जाते हैं भाई, दिस इज नॉट राइट। यू शुड बी ऑन टाइम, इफ नॉट इन टाइम। टाइम से आ जाया करिए आप क्लास में। तो आप घर बैठ के क्लास लगा रहे हैं फिर भी आप लेट हैं। 92% लिखा है मैंने सागर। अच्छा कोई बात नहीं प्रगति, उस केस में कोई बात नहीं। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छे से अपना बर्थडे आया होगा, आपने मनाया होगा। देखिए, ब्लड में 55% प्लाज्मा है, सभी को नमस्ते, स्वागत है। और 45% जो है वो ब्लड कॉर्पसल्स है। जो वो 55% है उसके अंदर अगर मैं देखता हूं तो 92% ऑफ 55% जो है वो पानी आपको देखने को मिलता है। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं। एक ग्लास है जिसके अंदर आधा प्लाज्मा आधा ब्लड कॉर्पसल्स है। वो जो प्लाज्मा का आधा हिस्सा है उसका कॉम्पोजिशन ये लिखा गया है, उसका, पूरे का नहीं लिखा गया। ये जो लिखा है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन लिखा है, दीज आर प्रोटीन्स फाउंड इन प्लाज्मा। और अगर मैं अब आपसे ब्लड कॉर्पसल्स की बात करता हूं तो यहां पर आपको आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स,
WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और प्लेटलेट्स देखने को मिलती हैं। इन्हें आप रेड ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं, कॉर्पसल्स भी कह सकते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स नोट कीजिए। मनीष, सवाल तो देखिए कहीं से भी आ सकते हैं। नोट कर लिया आपने? चलिए, स्पीड प्लीज बना के चलिएगा। अगर आप लेट आए हैं तो स्पेस छोड़ दीजिएगा। याद रखेंगे, एज प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन्स, इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग। क्लॉटिंग आप समझते हैं? देखिए, क्लॉटिंग मैं आपको देसी भाषा में समझाता हूँ। हमें कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ से खून बाहर आता है, लेकिन कुछ ही समय में 1, 2, 4 मिनट के बाद वहाँ पर रक्त का थक्का बन जाता है, या फिर वहाँ पर क्या होता है, एक लेयर बन जाती है जो कि बेसिकली ब्लड को बाहर आने से रोकती है। तो उस प्रोसेस को क्लॉटिंग कहते हैं, ठीक है। और प्लाज्मा क्लॉटिंग में मदद करता है। तो क्लॉटिंग में कौन कौन चीजें मदद करती हैं, याद रखेंगे। अगर कोई आपसे पूछता है कौन से सेल्स मदद करते हैं, तो अगर आपसे कोई पूछता है कौन से सेल्स मदद करते हैं, तो आप आंसर देते हैं प्लेटलेट्स। अगर आपसे कोई कहता है कौन सा विटामिन मदद करता है, तो आप आंसर देते हैं विटामिन के। अगर आपसे कोई कहता है कौन सा प्रोटीन मदद करता है, तो आप आंसर देते हैं फिब्रिनोजन। और अगर आपसे कोई वैसे पूछता है तो आप प्लाज्मा भी बता सकते हैं। मैं एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बातें लिख रहा हूँ, सटीक। के को फिलोक्विनोन बोला जाता है। ये न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ा दिया जाएगा। अभी के लिए दिमाग पे जोर डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। जड्डू, आप रिकॉर्डेड बैच लगाना स्टार्ट कर दीजिए थ्योरी का। बाकी बैच आएगा, लेकिन वो मैं MCQ बेस्ड कुछ चीज़ प्लान कर रहा हूँ। नहीं, यही होंगे आंसर। देखो भाई, आप लोग खुद से वादा करो क्लास में आप टाइम से आओगे। मतलब ये मेरे से नहीं, मेरा नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है। कम से कम द लीस्ट यू कैन डू इज यू कैन कम इन द क्लास ऑन टाइम, है ना। ये मतलब रीजंस जो भी हो, मुझे सुनना ही नहीं है। मेरे को बुरा मत मानिएगा, फर्क नहीं पड़ता। मेरे को चाहिए सिलेक्शन, बस। जब रिजल्ट आएगा उस समय कोई आपका रीजन नहीं सुनेगा, आप क्यों लेट आए थे, क्या हुआ था। याद रखेंगे, दो हॉर्मोन्स मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, एड्रीनलिन और थायरॉक्सिन। ये हॉर्मोन्स हैं। प्रैक्टिस के बारे में आपको आने वाले समय में ही बताऊंगा। अभी के लिए आप उस बात को भूल जाइए। हार्ट बीट, ये पेपर का ना सवाल है। एड्रीनलिन तो लोगों को पता होता है, बट थायरॉक्सिन का भी एक सवाल बना था, तो सोचा नोट करा देता हूँ। ठीक है जड्डू, आप रिकॉर्डेड बेटा स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और लाइव जो जो आएगा मैं आपको क्लासेस में बताते रहूँगा। चलें आगे दोस्तों। अब देखिए, ब्लड हमारी बॉडी में बनता है, तो वो किसी जगह पे बनता होगा। उस प्रोसेस को कुछ कहते भी होंगे। मैं थोड़ा सा आपके लिए कहानी को यहाँ पे लिख देता हूँ। ये दोनों अलग अलग हार्मोन है, अलग अलग जगह से निकलते हैं। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से निकलता है, एड्रीनलिन एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है। ये सब आपको आगे चल के पढ़ाया जाएगा। देखिए, हीमो पीसिस बोलते हैं, बाकी हो सकता है इसे और भी कुछ बोला जाता हो, या हीमाटो भी लिख सकते हैं इसकी जगह। SIS, ये क्या है जी? प्रोसेस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। हाँ, यहाँ पे स्पेलिंग मैंने गड़बड़ कर दी है, हीमाटो होगा। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हो सकता है, आपने पढ़ा हो। ठीक है सपना, चलो। अब ये सवाल पूछा जाएगा, लोकेशन कहाँ पर होता है ये काम, वेयर डज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस। तो आप आंसर देंगे बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो के अंदर होता है। नो आइडिया। स्क्रीन पर ये लिखा गया है कि जो हमारे शरीर में खून बनता है उसे क्या बोलते हैं, और वो कहाँ पर बनता है। वो हमारे बोन मैरो के अंदर बनता है, अस्थि मज्जा के अंदर बनता है। जी हाँ आदिति, ठीक है।
मैं कुछ डेटा अब आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं जो कल की ही फाइल का डेटा है। ओके, आप लोगों को नहीं लगता आप इररेलेवेंट चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं अपनी लाइफ में? चलिए, ये पोर्शन दोस्तों मैंने आपको कल बता दिया था। वैसे मैंने आपको कहा था इसे रीड कर लेना, बट मुझे पूरा विश्वास है आपने नहीं करा होगा। रीजन भी आपके पास ऑलरेडी होगा कि आपके पास फाइल नहीं थी, तो मैं खुद ही आपको समझा देता हूँ। देखिए, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो मेनली इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। इनवर्टिब्रेट्स वो जिनके पास हड्डियां नहीं होती, ठीक है, जिनके पास हड्डी नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं, बाकी कुछ चीजें मैंने आपको अपने नोट्स में, जैसे फ्लाई, मॉस्किटो वगैरह, वो भी मैंने आपको लिखवा दिए थे, ठीक है। ऐसे ही क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आपके नोट्स में ऑलरेडी है। ये उन बॉडीज में होता है जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, जिन्हें एनर्जी एफिशिएंट बनना होता है, ये ध्यान रखेंगे। अर्थवॉर्म एक ऐसा इनवर्टिब्रेट है जिसके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आप चाहें तो इस बात को नोट कर सकते हैं। अर्थवॉर्म इज जो आपने एक पेज बनाया जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम लिखा, वास्कुलर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम करके, वहाँ क्लोज्ड की तरफ अर्थवॉर्म नोट कर लेना, ठीक है। बाकी ह्यूमन है, कैट्स, डॉग्स, ये जितने हैं, इन सब में आपको जो है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। उसमें आप चाहें तो स्क्विड भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, चलिए, ये पोर्शन अभी अभी मैंने आपको बताया है कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्या कहलाता है और ये कहाँ पर होता है। ये बोन मैरो के अंदर होता है। ये बोन मैरो के अंदर होता है, ठीक है। और ये बोन मैरो कौन सा होता है? जैसे कि जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं, ह्यूमरस, फीमर, ये दोस्तों ह्यूमरस, फीमर, ये जितने नाम हैं आपको आज की क्लास के एंड तक समझ में आ जाएंगे। ये जितनी चीजें हैं मैं आपको स्केलेटल सिस्टम के अंदर पढ़ाऊंगा। स्केलेटल सिस्टम के अंदर मैं आपको 206 की 206 हड्डियां याद कराऊंगा, सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, उन्हें याद कराऊंगा क्लास में, ठीक है। स्क्विड एक मरीन, जैसे ऑक्टोपस होता है वैसे ही है, इसे चाइना जापान के लोग खाते हैं। स्क्विड लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट भी एक स्क्विड है, वर्टिब्रेट नहीं है दिशा, इनवर्टिब्रेट। चलो, आगे चलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रेड ब्लड सेल्स हैं, अधिकतर व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, और जितने भी प्लेटलेट्स हैं, ये बनते हैं कहाँ पर? बोन मैरो के अंदर, ठीक है। वो केकड़ा अलग चीज है, वो क्रैब होता है, ये एक अलग चीज है। आप चाहें, अभी तक आपने अपने नोट्स में जो लिखा है, क्या ये वाली बात आपके नोट्स में लिखी गई है जो मैंने आपको बताई थी अभी थोड़ी देर पहले? बस इतना ही चाहिए। इसे बस रीड कर लीजिए, मैं फाइल आपको दे दूंगा, एक बार और रीड कर लेना, अदरवाइज इसमें नोट करने लायक कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। ये बात आपको ऑलरेडी पता है कि जो बच्चा होता है उसके अंदर स्प्लीन वगैरह में जो है ब्लड बनता है, ये ऑलरेडी आपके नोट्स के अंदर है, याद है ना आपको? आगे चलते हैं। ये स्प्लीन की लोकेशन है, ये स्प्लीन की लोकेशन है। यहाँ पर आप स्प्लीन की, पैनक्रियास की, कोलोन की, ये सब चीज़ों की जो है आप लोकेशन देख सकते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक जो है उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। ये आपका लीवर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और एक गॉल ब्लैडर वगैरह है, ठीक है। आगे चलते हैं। चलो, इसे रीड कीजिए आप आराम से। द स्प्लीन प्लेस मल्टीपल सपोर्टिंग रोल्स इन द बॉडी। एक तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो ऐसे सेल्स होते हैं, हमारे ब्लड के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो किसी काम के नहीं होते, उन्हें ये फिल्टर आउट करता है। आपको याद है मैंने बताया था स्प्लीन जो है वो आरबीसी का ग्रेवयार्ड है, आपके नोट्स में है, ये बात लिखी हुई है ना। तो इस वो क्यों, क्या आरबीसी हमारे काम के नहीं है? बिल्कुल काम के है, लेकिन ऐसे आरबीसी जो अपने अंत की तरफ है, उन्हें ये फिल्टर आउट कर देता है हमारी बॉडी से, यानी उन्हें एक तरीके से डिलीट कर देता है हमारे शरीर से, ठीक है। ओल्ड रेड ब्लड सेल्स आर रिसाइकल्ड इन द स्प्लीन, ठीक है। प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल यहाँ पे स्टोर होते हैं, ठीक है। बस इसके अलावा ये जो है बैक्टीरिया वगैरह से भी फाइट करता है। चलिए आगे दोस्तों, देखिए हर चीज नोट करने वाली नहीं होती है। यहाँ पर ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नया नहीं है नोट करने के लिए, ये सब आपके नोट्स में ऑलरेडी है। बस चीजों को रीड करा रहा हूँ जिससे कि आपको जब फाइल ये मिले तो आपको ऐसे नया नया सा महसूस ना हो। ऑलरेडी ये बातें आपके नोट्स में लिखी हुई है। अब आ जाते हैं जी काम की बात पे। देखिए आरबीसी जो है इसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कॉर्पसेस। आपने जहां तक भी नोट्स बनाए हैं आप उसके नीचे चुपचाप बस आप आरबीसी लिख लीजिए, और आरबीसी के नीचे लिखिए एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। और एरिथ्रो पे सर्कल मार के आप लिखिए रेड, साइड पे आप सर्कल मार के लिखिए सेल, ठीक है, ठीक है, नोट कीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी बात बताता हूँ जो बिल्कुल भी फनी नहीं है। आप लोग जो कंट्रोवर्सी की लाइफ में बात कर रहे हैं ना, एक सेम कंट्रोवर्सी आपके रिश्तेदार और आपके मोहल्ले वाले भी आपके लिए बना के बैठे। दिस इज नॉट फनी, ठीक है, ये फनी नहीं है, मैं बिल्कुल सीरियस कह रहा हूँ। आप शायद उस बात को एहसास नहीं कर पा रहे, वो इंतजार कर रहे हैं कि आपका कुछ ना हो।
आप उस दिन समझोगे जिस दिन आपके घर वालों से वो आके पूछेंगे ना, अरे कितने साल तैयारी करेगा, उस दिन आपको समझ आएगा कि लाइफ क्या चल रही है आपकी। आपका एक एक दिन निकलते जा रहा है। अभी आप जो है चिल कर रहे हैं ना, एक समय आएगा जब उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच जाएंगे, 30s को टच करने लगेंगे, तब आपको समझ आएगा कि क्या कर बैठे हो। ठीक है, आरबीसी है, एरिथ्रो मीन्स रेड और साइट मीन्स सेल। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, क्या अगली बार आपसे पेपर पूछेगा कि एरिथ्रोसाइट्स क्या है, तो आप एरिथ्रो मीन्स रेड से बता पाएंगे कि रेड ब्लड सेल है। ऐसे ही मैं आपको आगे चल के ना ल्यूकोसाइट भी पढ़ाऊंगा, पहले आप इस पे फोकस कर लो। अब इसकी जो डिस्कवरी है ना, वो करी गई है मैलफिगी एंड स्वॉमर डैम के द्वारा। ठीक है, लेकिन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की है क्या, कैसे काम करता है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन या फिर डिस्कवरी, वो करी गई है ल्यूवेनहॉक के द्वारा। एंटोनी वॉन है मेरा ख्याल, ये ल्यूवेनहॉक। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए आरबीसी जो है उसे हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स की जो डिस्कवरी है वो दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, उनमें से एक का नाम मैल्फिकी है और एक का नाम सोमरडैम है, SWAMMER, सोमर डैम। और इसकी डिटेल्ड डिस्कवरी आप समझ पा रहे, एक ने तो कहा कि ऐसा कुछ होता है, एक ने बताया कि ये काम करता है, ऐसा है वैसा है। ये एक सिंगल ही नाम है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इस पर्सनालिटी ने बहुत सारे काम करे हैं सेल से जुड़े, जिसमें एक बहुत बड़ा काम है आरबीसी की डिटेल्ड डिस्कवरी करना कि एक्चुअली क्या है, कैसा दिखता है, क्या काम करता है, दिसता है। ठीक है, ये आपने आई होप नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ हमारी बॉडी में आरबीसी का काउंट कितना होता है। एसएससी ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछता है कि कितना काउंट होता है, कैसा है। ठीक है, काउंट ऑफ आरबीसी। सबसे पहले याद रखेंगे विमेन के केस में आरबीसी जो है होते हैं 4 to 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, और मेन के केस में जो है 4.7 to 6.1 मिलियन पर क्यूब होते हैं। आपको एक रफ आइडिया ध्यान रखना है, 4 से 6 के बीच में होते हैं। मेन विमेन वैसे तो अलग अलग नहीं पूछेगा, बट फिर भी क्या पता पूछ ले तो आपको बताया जा रहा है। ये पर क्यूब मिलियंस के अंदर होते हैं। याद रखेंगे 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में कितने सारे आरबीसी आपको देखने को मिलते हैं। जो इनकी लाइफ होती है, याद है ना कि एक समय के बाद ये स्प्लीन में जाके खत्म हो जाते हैं, वो कितने समय के बाद होता है, वो होता है 120 डेज के बाद। और इनकी रिसाइकलिंग या फिर डेथ, जैसा भी आप कहें, वो कहाँ पर होती है, वो स्प्लीन के अंदर होती है। और इनका काम क्या होता है, फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, नोट कीजिए। इनकी जो शेप होती है वो होती है टैबलेट शेप, जैसे दवाई होती है कुछ कुछ वैसी, लेकिन ये होती है बाय कनकेव। बाय कॉनकेव, कनकेव बाय कनकेव कैसा हो गया, बीच में से पिचकी हुई, कुछ ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं। बीच में से अंदर की तरफ दबी हुई है, साइडों से उठी हुई है। यानी अगर आप इसे साइड से देखेंगे तो कुछ कुछ आपको ऐसी दिखेगी, बीच में से दबी हुई, साइडों से उठी हुई। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, मैं आगे चलता हूँ। देखिए, ह्यूमन आरबीसीज डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस। यानी हमारे अंदर जो आरबीसी है उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, बट आरबीसीज विद न्यूक्लियस, न्यूक्लिएटेड आरबीसी कह सकते हैं वैसे, आर फाउंड इन। कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिनके आरबीसी के अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है, आर फाउंड इन। मेनली कैमल आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ बर्ड्स और रेप्टाइल्स भी होते हैं, लेकिन पेपर एसोसिएटेड डेटा जो है वो है कैमल। चैट खोल दी गई है, मुझे वहां तक ना लेके जाएं जहां तक आप मुझे सह नहीं पाएंगे। अभी आपने मेरा रूप देखा नहीं है, विश्वास मानिए मेरा, आप नहीं देखना चाहते हो। आराम से नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको ये डेटा दिखाया गया है, समझाता हूँ। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। आरबीसी का मतलब है एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रो का मतलब रेड, साइट का मतलब सेल। इसकी डिस्कवरी दो लोगों ने करी है जिनके नाम लिख दिए हैं, और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड डिस्कवरी जो है ल्यूवेनहॉक ने करी है। क्या पहला पेज समझ आ गया? आई होप आ गया होगा। इसके बाद मैंने आपको सब समझाऊंगा रितिका, चिंता मत करो। इसके बाद आ गए हम सेकंड पेज पे। मैंने आपको बताया महिलाओं में 40 से 50 लाख पर क्यूब होता है,
आदमियों में 47 से 61 लाख पर mm³ होता है, ठीक है। अगर आपसे पेपर पूछता है कि इसकी रेंज क्या है, तो कभी भी जो है आपको बहुत क्लोज ऑप्शन नहीं दे सकता मनीष, बिकॉज ये एक रेंज है, बॉडी टू बॉडी, एज पे, बहुत सारी और चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आप रफ आइडिया के लिए 4 से 6 याद कर सकते हैं। जो इसके क्लोजेस्ट होगा आप उस पर टिक कर दीजिएगा। मनीष ऐसा कभी नहीं देगा कि 3.5 से 4.5 दे दिया, 4 से 5, 5.5 से 6, ऐसा कभी भी नहीं देगा, वरना वो क्वेश्चन बोनस हो जाएगा, ठीक है। आपकी, मेरी और हम सबकी बॉडी का आरबीसी काउंट अलग अलग होगा, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट रोबोट्स, ठीक है जी। लाइफ इसकी जो है 120 डेज है, यानी देखिए जैसे हमारे शरीर में रोज नए नए सेल्स बनते हैं, ठीक है, रोज नए नए सेल्स, रोज पुराने सेल्स मरते हैं। तो अगर एक सेल हमारी बॉडी में बना है तो एक समय के बाद वो खत्म हो जाएगा ना। वो कितने समय के बाद होगा? वो 120 दिन के बाद होगा। वो मैं ठीक करा दूंगा सैंक्रोइड, चिंता मत करो। और इसकी रिसाइकलिंग या इसकी जो डेथ होती है वो स्प्लीन में है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। इसका जो फंक्शन है वो ऑक्सीजन को कैरी करना है, कल की क्लास में बता दिया गया। रिसाइकिल कुछ नहीं है रुपेश, ये एक जगह जाके मर जाएगा और वहीं से नया आरबीसी बनेगा। यहाँ तक की बात समझ पा रहे हैं? ये आपको पता है ना, स्प्लीन में भी आरबीसी बन सकता है, मेनली वैसे बोन मैरो में बनता है। उसी को बस रिसाइकिल का नाम दे दिया गया है, क्योंकि एक आध बार एसएससी ने एक शब्द का इस्तेमाल करा है, ठीक है। शेप इसकी टैबलेट दवाई जैसी होती है, बीच में से दबी हुई, बीच में से दबी हुई। आपको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये कुछ ऐसा दिखता है पोलो जैसा। ये पोलो क्या बीच में से खाली है? जी हाँ, ऐसा खाली नहीं होता, बट बीच में से दबा हुआ होता है। आई होप थोड़ा थोड़ा आप जो है समझ पा रहे हो। बिल्कुल अपेक्षा आप 100% कह सकते हैं, पेड़े जैसा, जैसा समझना चाहें आप ऐसा कह सकते हैं। अब इसको बाय कनकेव क्यों कहा गया है? देखिए, कनकेव शेप ऐसी होती है, कनकेव लेंस आपने पढ़ा है ना, ऐसा ही तो होता है कनकेव लेंस। इसी को आप बस थोड़ा सा 3D में इमेजिन कर लो, यही तो है आपकी शेप, और क्या है इसकी, ठीक है। हमारी कल की क्लास आपकी मिस हुई है क्या? हाँ या ना में बताएं। आप पहले कल की क्लास जाके देखिए, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्लासेस मिस मत करिए। हाँ, आप पहले कल की क्लास जाके देखेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या यहाँ तक की बात आप समझ पाए हैं? चलें आगे। इसके बाद मैंने आपको ये बताया है कि हमारे शरीर में जो आरबीसी होते हैं उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। देखिए, हम डॉक्टर बनने नहीं जा रहे हैं, ना ही आपको कार्डियोलॉजिस्ट बनने जा रहे हैं, ना ही मैं हूं। तो हर चीज का बहुत डिटेल में रीजन देना कि कैमल पे ही क्यों है, हम पे क्यों नहीं है, मुझे ऐसा लगता है समय खराब है वो। क्योंकि पेपर पूछेगा तो सिर्फ ये कैमल वाला सवाल पूछता है, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, ठीक है। तो बस वो फैक्ट आपके दिमाग में हो, इसलिए आपको बता दिया गया है। अब चलें डब्ल्यूबीसी की तरफ। आरबीसी क्या शॉर्ट हो गया है पूरे तरीके? देखिए, कई बच्चे नए होंगे, कई बच्चे पुराने होंगे, कान खोल के बात को सुन लीजिएगा। अगर आपके सिलेक्शन के बीच में आप खुद भी आएंगे तो मैं आपको नहीं आने दूंगा। मुझे कोई लालच नहीं है अपनी क्लास में भीड़ लाने का, बहुत सारे कमेंट्स कराने का, मेरे को कोई शौक नहीं है। मेरे को चाहिए सिलेक्शन, बस मेरे लिए मैटर करता है कितने बच्चे आए, कितनों का सिलेक्शन हुआ, बस। आपको अगर देखिए, ये क्लास भले ही हंसी मजाक वाली चलती है, रिलैक्सेशन वाली चलती है, बट फोकस से अगर आप डाइवर्ट होंगे तो आपको इस क्लास में शामिल नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है। वैभव, न्यूक्लियस क्या होता है वो आपको सही समय आने पर बता दिया जाएगा। अभी के लिए सेल के अंदर जो सेल का दिमाग होता है, जिसे नाभिक आप कह सकते हैं, वो न्यूक्लियस होता है, जो कि ब्रेन ऑफ द सेल होता है। ये आपको एज अ चैप्टर पढ़ाया जाएगा आगे चल के, ठीक है। चल आगे चलते हैं। हमारी आप कल की क्लास बेटा पहले देखना, फिर आप इस क्लास को देखोगे तो आपको इजीली सब समझ आ जाएगा। एंड डोंट मिस द क्लासेस। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी। देखिए, ल्यूक शब्द का मतलब होता है व्हाइट, साइट का मतलब आप जानते ही होता है सेल। गुड इवनिंग। तो क्या मैं डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कह सकता हूँ, या फिर मैं इसे ल्यूकोसाइट कह सकता हूँ? मैं के लगा दूं, सी लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्को ही गल है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। पहले तो यही आपसे पेपर पूछेगा कि ल्यूकोसाइट क्या होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं। तो ल्यूक का मतलब व्हाइट है, तो ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड सेल हो जाएंगे। इसकी जो डिस्कवरी करी गई है वो करी गई है एंड्राल ने, गैब्रियल एंड्राल ऐसी कोई उनका नाम है, एंड एडिसन ने, विलियम एडिसन। ये बल्ब वाला एडिसन नहीं है, ये दूसरा एडिसन है। ये कितना होता है हमारी बॉडी में? इसका काउंट होता है 8000 से 10,000 पर mm³। इसकी जो लाइफ होती है दोस्तों वो होती है 2 से 3 हफ्ते, 10 से 20 दिन। आपको 10 से 20 दिन की जगह 7 से 10 दिन भी दिख सकता है आपको। जो है इसकी मतलब कई सारी वैरायटी दिख सकती है। बाकी वैसे 2 से 3 हफ्ते याद रखेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो मैं इसे 14 से 20 दिन कर देता हूँ, ये मेरे हिसाब से पेपर के लिए बेस्ट रहेगा। 2 से 3 हफ्ते आप ध्यान रखना। इसके क्लोजेस्ट जो दिखे उस पर आप टिक कर सकते हैं। पता है ये लाइफ फिक्स क्यों नहीं है? यस, ओडिपस बिल्कुल अलग अलग है। क्या इंसान की लाइफ फिक्स है? जब एक जीते जागते इंसान की जिंदगी के हम नहीं बता सकते क्या उम्र है, तो हम एक बेचारे सेल की क्या बता सकते हैं ना। तो ये ऑन एन एवरेज हम कहते हैं 2 से 3 हफ्ते की इसकी लाइफ होती है। बाकी इट टोटली डिपेंड्स ऑन दी बॉडी। नहीं 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 वैभव, ठीक है, यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। और इसकी जो शेप होती है ना, वो होती है नॉट फिक्स्ड, कुछ भी शेप नहीं होती।
यानी कैसे भी दिख सकते हैं। इसे खोजा होगा ऋषभ कि भाई ऐसा भी कुछ होता है हमारे शरीर में। अभिजीत बेटा ईयरफोन्स का इस्तेमाल करके देखो, इधर से सब चीजें ठीक है, इधर से ऑल गुड है बेटा, रोज वाला ही सेटअप है पूरा। क्या आप सबको आवाज साफ आ रही है? ठीक है, इधर से ठीक है बेटा। मैं एक्चुअली कोई माइक वाइक कुछ इस्तेमाल नहीं करता, मेरा जो कैमरा है उससे ही मेरी आवाज़ आप तक पहुंच जाती है। आवाज़ थोड़ी ऊपर वाले की दया से थोड़ी भारी है तो मतलब क्लियर पहुंच जाती है। और आप ईयरफोन्स का इस्तेमाल करके देखिए, मतलब मुझे अलग से माइक लगाने की वैसे नीड नहीं पड़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका फॉर्मेशन जो है वो होता है कहाँ? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, फॉर्मेशन इसका होता है दोस्तों बोन मैरो में। अब ये तो खैर मुझे आयुष्मान नहीं पता। और डब्ल्यूबीसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली बात, और बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आर ऑल्सो ह्यूमन बॉडी। वैभव थोड़ा समय दें। नहीं बोन मैरो सुजीत। नोट कीजिए। अब चैट बंद होगी तो इतनी जल्दी नहीं खुलेगी, बस आपको बता देता हूँ मैं। जो पुराने हैं उन्हें पता है कि कभी कभार ही मैं स्ट्रिक्ट होता हूँ, लेकिन उस समय फिर मैं देखता नहीं हूँ आप कौन हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, पहली बात आप समझ गए। दूसरे नंबर पे इसे बोलते हैं सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, आराम आराम से चीज़ों को सुनना। चैट अभी 2-4 मिनट में खोल दूंगा, चिंता मत करना, बस इसलिए बंद करा जिससे आप चीज़ों को समझ पाओ। डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। सोल्जर क्योंकि जैसे हमारे देश के अंदर खुदा न खास्ता अगर कोई बाहर से घुस आता है जो देश के लिए नुकसानदायक है, तो हमारे देश की जो पुलिस है, हमारे देश की जो फौज है, वो क्या करती है? उसे मार गिराती है। इसका भी यही काम है कि हमारे शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह घुस जाता है, कोई जर्म्स आ जाते हैं किसी वजह से, हम गंदा खाना खाते हैं, गंदा पानी पीते हैं, ऐसा कुछ, तो ये क्या करता है? उसे किल करने की कोशिश करता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है? देखिए, इम्यूनिटी आपने सुना होगा बहुत बार कि इम्यूनिटी बढ़ती है, आप फ्रूट्स खाएं, वॉक पे जाएं, ये करें वो करें। इम्यूनिटी हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमें तंदुरुस्त रखता है। और हमारे शरीर के अंदर अगर कुछ भी बाहर से आ जाए जो कि नुकसानदायक है, तो उसे खुद ही जो है किल करने लगता है। अगर हमारी इम्यूनिटी हाई है तो हम आसानी से बीमार नहीं पड़ते, लेकिन अगर हमारे शरीर की इम्यूनिटी लो है तो हम आसानी से बीमार पड़ जाते हैं। ये मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं। और डब्ल्यूबीसी 5 तरीके का होता है। वो 5 तरीके कौन से हैं, 5 वैरायटी कौन सी है, ये आपको मैं अगले पेज पे बताता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब मैं चलता हूँ अगले पेज पे। डब्ल्यूबीसी, देखिए अब यहाँ पर ना एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ी-सी गलत है बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू पे, बट क्या कर सकते हैं, अपने को पढ़नी पड़ती है। देखो, डब्ल्यूबीसी का काम है हमारी बॉडी को बचाना। तो जो पाँचों भाई हैं, क्या ये पाँचों एक जैसा सा काम करेंगे? क्योंकि ओवरऑल डब्ल्यूबीसी का ही काम वो है। तो आपको हो सकता है यहाँ पर ओवरलैपिंग फंक्शंस देखने को मिले कि ये भाई भी वही कर रहा है, दूसरा भाई भी वही कर रहा है। तो वहाँ पर कन्फ्यूज़ मत होना, बस मोटी-मोटी बातें जो बता रहा हूँ उसे याद कर लेना। ओवरऑल डब्ल्यूबीसी का काम है हमारी बॉडी की रक्षा करना। देखिए 5 तरीके के होते हैं। सबसे पहला जो है ये होते हैं पार्टिकल फॉर्म में। पार्टिकल मतलब दानेदार रूप में होते हैं, पार्टिकल फॉर्म में। और दूसरे जो है ये होते हैं नॉन पार्टिकल फॉर्म में। जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको सेम बनाते चलना है। ठीक है, पार्टिकल फॉर्म को हम जो है कहते हैं ग्रैनुलर, नॉन पार्टिकल को नॉन ग्रैनुलर। ग्रैन्यूल्स आप समझते हैं, छोटे छोटे दाने, जैसे जो केलॉग्स वगैरह का ग्रैनोला भी आता है, खाने का नाश्ता टाइप होता है वो मूसली जैसा, बस उसमें छोटे छोटे उन्होंने क्या कर रखे हैं, कुछ ऐसे गोल गोल से खाने के बना रखे हैं। ग्रैन्यूल्स का मतलब छोटे छोटे गोल गोल पार्टिकल्स, बस इतना सा है। अब 3 तरीके के डब्ल्यूबीसी जो है ना वो होते हैं ग्रैनुलर। पहला है बेसोफिल्स, दूसरा है न्यूट्रोफिल्स और तीसरा है इयोसिनोफिल्स। ठीक है, और जो बाकी दोनों हैं, चौथा और पांचवा, ये जो हैं आपके नॉन ग्रैनुलर हैं, तो इनके नाम है मोनोसाइट्स
और लिम्फोसाइट। ठीक है, अब याद रखना जो बेसोफिल्स होते हैं ना, ये हमारे शरीर में ना के बराबर होते हैं। ग्रैनुलर लिखा हुआ है, ये नॉन ग्रैनुलर लिखा हुआ है। ये होते हैं सिर्फ 0 से 1% के आसपास, 0% to 1%। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स जो है ये होते हैं 60% से लेकर 70% के आसपास। दानेदार अभिजीत पार्टिकल फॉर्म में देखने को मिलते हैं। इयोसिनोफिल्स भी 1-2% के आसपास होते हैं, 1% to 4%। 5 से 10% जो है वो होते हैं मोनोसाइट्स, और 25-30% के आसपास जो है वो होते हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अभी कुछ और फैक्ट्स भी आपको मैं बताता हूँ। अब बेस सबके काम एक जैसे हैं, सबके काम बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे बेसोफिल्स की बात करूं तो एलर्जी से बचाता है, से बचाना। न्यूट्रोफिल्स का काम टू किल बैक्टीरिया, इसका भी काम एलर्जी से बचाना। इसका काम किल बैक्टीरिया, इसका काम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी का काम ही क्या होता है जी? टू किल बैक्टीरिया। तो क्या सबके काम ऑलमोस्ट एक जैसे हैं और लॉजिकल भी है? नोट कीजिए फटाफट। नहीं, वैसे विनय ऐसे नहीं कह सकते। याद करना चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कहना चाहिए वैसे। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन से हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन से पाए जाते हैं, तो क्लियरली आप क्या स्क्रीन पर देख सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स है। मोस्ट अबंडेंट अगर आपसे कोई कहता है WBC, तो क्या उसके अंदर आप न्यूट्रोफिल्स कह सकते हैं? अभी दिखा देता हूँ स्लाइड। मैं नहीं कह रहा, परसेंटेज कह रही है ना ये बात, तो देखो जरा ध्यान से। और अगर मैं आपसे कहता हूँ साइज के हिसाब से बताओ, यानी कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो लार्जेस्ट WBC जो है ना वो होता है, याद रखना, मोनोसाइट। क्योंकि मोमोज खाता है तो इसका वजन बढ़ गया है, सबसे ज्यादा लार्ज हो गया है। तो मोमोसाइट यानी मोनोसाइट, हल्का सा आपके दिमाग में पेपर में याद रहेगा आपको। ठीक है, मोनोसाइट लार्जेस्ट होता है। स्मॉलेस्ट ये होता है लिम्फोसाइट। याद रखेंगे 17 से 20 माइक्रोन के आसपास होता है इसका साइज, और इसका जो है करीब 6-7 माइक्रोन के आसपास होता है, 6 माइक्रोन, ध्यान रख सकते हैं। और जो आरबीसी है दोस्तों, उसका साइज जो है वो होता है 5 माइक्रोन के आसपास। ऑब्वियसली ये अप्रोक्सीमेट साइज है, तो हम कह सकते हैं ऑन एन एवरेज WBC का साइज बड़ा होता है आरबीसी के साइज से, बट WBC का काउंट लेस होता है आरबीसी के काउंट से। यस, ये पेपर का सवाल है बेटा, ये ना मोनोसाइट वाला पेपर ने पूछा है, लिम्फोसाइट वाला नहीं पूछा है, तो तैयार करा रहा हूं। मोनोसाइट वाला 2 बार पूछा गया सवाल। चलें आगे दोस्तों, देखा कितना डिटेल्ड टॉपिक है ये, पढ़ने वाला कितना कुछ पढ़ सकता है। चलें आगे, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा, सब SSC रेलिवेंट है, मुझे कोई शौक नहीं है आपको ये सब पढ़ाने का, अगर पेपर का है तभी पढ़ाया जा रहा है, अननेसेसरी चीजें नहीं पढ़ाई जा रही। काउंट का मतलब जैसे 1 mm क्यूब के अंदर ऋषभ आरबीसी तो लाखों है, लेकिन WBC हजारों है, तो आरबीसी ज्यादा होगा। ठीक है सान्या, चल। अब अगर हमारे देश के अंदर अगर सोल्जर कम होगा तब क्या होगा, यानी अगर WBC कम होगा तब क्या होगा? कोई बात नहीं, वो भी तैयार हो जाएंगे, आप चिंता ना करें। WBC अगर डिक्रीज हो गए, देश में सोल्जर कम होगा तो रिस्क है, हमला हो जाएगा, हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो अगर ये डिक्रीज हो गए तो हम हो जाएंगे इल इल हेल्थ हो जाएगी, हमारी बॉडी हो जाएगी वीक। और इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ल्यूकेपेनिया। अमित 7,500 इज द नॉर्मल नंबर। ये नॉर्मल नंबर है, 2022 में ज्यादा आई थी, 2023 में कम नहीं आई है। ल्यूकेपेनिया ही लिखा है, ल्यूकेमिया नहीं लिखा है। लेकिन अगर WBC का काउंट बढ़ गया तो
सोल्जर सोचो बहुत ही ज़्यादा हो गए, अपने देश को छोड़ो, एक जनरल देश पे इमेजिन करो कि आर्मी को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल दे दिया, क्या वो भी रिस्की है? भई हमने अपने देश का मेन कंट्रोल जो है, हमने प्रधानमंत्री को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दे रखा है, जिन्हें हमने चुना है। जब हम चाहें उन्हें 5 साल के बाद रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने आर्मी को कंट्रोल दे दिया, तो वो रिस्की है। मैं ये नहीं कह रहा बुरा ही हो जाएगा, बट वो रिस्की है। यहाँ पर क्या होगा, बहुत इंक्रीज़ से क्या होगा, डब्ल्यूबीसी विल किल आरबीसीज़ ऑल्सो, यानी ये आरबीसी वगैरह को भी किल करना स्टार्ट कर देंगे और ये कहलाता है ल्यूकेमिया, जिसे आप आम तौर पे ब्लड कैंसर कहते हैं। दोनों में फ़र्क समझ आ गया? हमें हमें ल्यूकेमिया पता होता है, लेकिन ल्यूकेपेनिया नहीं सुना होता, तो दोनों में फ़र्क है। डब्ल्यूबीसी बढ़ता है तो ल्यूकेमिया होता है, डब्ल्यूबीसी घटता है तो ल्यूकेपेनिया होता है। क्वेश्चन मार्क इसके बहुत रीज़न्स हो सकते हैं, अननेसेसरी दवाइयाँ खाना, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं इसके। मैं रिपीट करता हूँ नितिश, डब्ल्यूबीसी कम होगा तो ल्यूकेपेनिया हो जाएगा, हम बहुत जल्दी-जल्दी बीमार होने लगेंगे। लेकिन डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएँगे तो वो क्या करेंगे, जो अच्छी-अच्छी चीज़ें उन्हें भी मारने लगेंगे। यानी बैक्टीरिया को तो मार रहे हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया उन्हें भी मार रहे हैं, आरबीसी को भी मार रहे हैं, तो ओवरऑल हमारी बॉडी में खून में दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। उसी दिक्कत को हम ब्लड कैंसर या फिर ल्यूकेमिया कहते हैं। चलें आगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। रुपेश, यहाँ पे ट्रिक मैं बनाना नहीं चाह रहा, मेरे दिमाग में एक आध आ रही है, बट दैट कैन बैकफायर इन द एग्ज़ाम, तो मैं चाहूँगा आप इसे ऐसे ही याद कर लें। मैं मेन डॉक्टर ही आपको बताएँगे। देखिए, बॉडी एसोसिएटेड चीज़ों पे मैं बहुत फ्री कमेंट्स करने से बचता हूँ, बिकॉज़ ये एक मतलब डॉक्टर का काम है ये। अब आ जाते हैं प्लेटलेट्स की तरफ। देखिए, थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लॉट, साइट का मतलब होता है सेल। तो क्या मैं प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कह सकता हूँ? मैंने आपको तीनों नाम जो है याद करा दिए हैं। अब पेपर में गलत करेंगे तो उसके दोषी आप और सिर्फ़ आप हैं। ये क्या करता है जी? इट पार्टिसिपेट्स इन क्लॉटिंग। ये हमारी बॉडी का एक तरीके से डॉक्टर है या फिर मेडिकल स्टाफ है। डब्ल्यूबीसी तो मारेगा, लेकिन जो जिसे चोट लग जाएगी जहाँ पर, उसका इलाज प्लेटलेट करेगा। इसकी जो डिस्कवरी है, वो करी गई मैक्स शूज़ के द्वारा एंड गीलियो या ऐसा कुछ बोलते होंगे इसे, बिज़ोज़ेरो, इन 2 लोगों के द्वारा करी गई है और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विलियम ऑस्लर ने दी है। एक्सप्लेनेशन विलियम ऑस्लर। सान्या, देखिए, सबसे पहली बात ना, अपने को याद नहीं करना है, अपने को पेपर में बस पहचानना है। तो अगर आपने अभी अपने नोट्स में लिखा है, आप एक बार कल सुबह रिवाइज़ कीजिए, एक बार अगली क्लास से पहले रिवाइज़ कीजिए, एक बार पेपर से पहले रिवाइज़ कीजिए, आपको पेपर में दिख जाएगा कि आंसर क्या है। विश्वास मानिए मेरा, हो जाएगा। आपको एग्ज़ैक्ट नाम ऐसे याद नहीं करने, बस पेपर में पहचानना है। जैसे अगर आप, वो एक सवाल है क्लोरोफिल वाला, वो अगर आप अब उसे मेरे से 1-2 बार पढ़ चुके हैं, तो आपको केमेंटो दिखेगा तो आप सीधा उसी पे टिक करेंगे, आपको पता ही है कि वो ही आंसर है। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन वाला पढ़ते हैं, तो आपको सीधा थॉम्सन दिखता है, आप उस पे टिक कर देते हैं, बिकॉज़ वो आपने मल्टीपल टाइम्स पढ़ लिया है। तो इट इज़ जस्ट अबाउट द रिवीजन। बहुत बढ़िया आयुष्मान। चलें आगे। इसका अमाउंट कितना होता है? 2.5 लाख टू 4 लाख पर एमएम क्यूब। डॉक्टर क्यों लिखा? जैसे ऋषभ, हमें कहीं चोट लग जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उस पोर्शन को ठीक कर देते हैं। इसी तरीके हमारे शरीर को कहीं से चोट लग जाती है ना, तो हमारे प्लेटलेट्स वहाँ पर आते हैं और उस चीज़ को रिपेयर कर देते हैं। मैं बता देता हूँ, मैंने लिखा पार्टिसिपेट्स इन क्लॉटिंग प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स, डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ, डिस्कवरी में मैक्स शूल्स है और गीलियो या ऐसा कुछ इसका नाम होगा, बिज़ोज़ेरो, और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस चीज़ की दी है विलियम ऑस्लर ने। क्लॉटिंग का मतलब होता है रक्त का थक्का बनना। जैसे आपको कहीं चोट लग जाती है, तो कुछ समय के बाद वहाँ से खून निकलना बंद हो जाता है और वहाँ पर एक लेयर बन जाती है। वो लेयर जो है, वो प्लेटलेट्स की ही लेयर होती है। क्योंकि अनिर्बान, ये हमारी बॉडी को रिपेयर करता है। ठीक है जी, अब आपको ये दिख जाए या फिर आपको 1.5 लाख दिख जाए यहाँ पर और यहाँ पर 5 लाख दिख जाए, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नमन सही लिख रहे हैं आप। इसकी जो लाइफ़ है, वो होती है 5-7 दिन, 3 टू 7 डेज़ भी आपको दिख सकता है या फिर 1 वीक टू 10 डेज़ भी आपको दिख सकता है। एक ही बात है। थोड़ा ऑप्शन डिपेंडेंट रहती हैं ये चीज़ें।
क्वेश्चन मार्क डॉक्टर आपको ये बताएंगे। बिल्कुल करेगा सपना, थोड़ा समय दीजिए, अभी टॉपिक चल रहा है। ऐसा मनीषा पूछेगा तो इन तीनों में से एक सिंगल ही नाम दे सकता है वो, और वही आपका आंसर होगा। चांसेस है कि वो मैक्स शूज या बिजू जीरो वाला देगा। बिल्कुल विनय, आप सही कह रहे हैं, जहां जहां रेलिवेंट होगा वहां लिखवाऊंगा। बाकी कभी भी आपको लगे खुद और पढ़ने का मन है, मान लो आपको इन सबके ईयर भी पढ़ने, बिल्कुल आप इंटरनेट आपके पास है, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। मतलब मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, बिल्कुल पढ़िए। चलें आगे। अब देखिए कई बार क्या होता है ना, ये अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स हो जाती है लेस देन 50,000 पर MM3। उस केस में आपने सुना होगा डॉक्टर सबसे पहले कहता है कि हॉस्पिटल एडमिट कर दो। जैसे कुछ समय पहले मेरे ब्रदर को जो है डेंगू हो गया था, करीब 2 साल पहले। तो उनका प्लेटलेट काउंट काफ़ी डाउन चला गया था, 15, 20, 25, 30 हज़ार इस तक पहुंच गया था। बट वापस जो है कुछ समय के बाद वो उठ गया था। अब मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जो रिपेयरिंग है ना बॉडी की, वो सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होती है, इंटरनल भी होती है, और ज़्यादा खतरा इंटरनल में है। यानी हमें चोट बाहर से भी लग सकती है, अंदर से भी लग सकती है। अंदर से क्यों? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड घूम रहा है, हम वॉक कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में मोशन तो हो रहा है, तो फोर्सेस तो लग रही है ना। अब ध्यान से सुनिए, आप लोग सारे यहाँ पे इमोशंस को साइड कीजिए अपने कमेंट सेक्शन में, जो कह रहा हूँ वो सुनिए, क्योंकि पेपर आपसे ये पूछेगा, ठीक है? थोड़ा समझदार रहो, इधर फोकस करो, ठीक है? अब प्लेटलेट्स अगर आपकी कम हो जाएगी तो उस केस में डॉक्टर सबसे पहले कहता है कि एडमिट कर दो, कि अगर कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हो गई तो हॉस्पिटल तक लाने का समय भी नहीं होगा। इसलिए जनरली 25-30 हज़ार के आसपास अगर पहुंच जाती है तो सबसे पहले आपको एडमिट करा जाता है। ठीक है जी, आपकी सारी बातें बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप लोग कॉमेंट सेक्शन में, वेरी गुड। चलो, यहाँ तक की आप बात समझ पाए हैं दोस्तों। थोड़ा सा रेशो रेशो खेलते हैं। देखिए, अगर मैं 1 mm³ की बात आपसे करता हूँ, तो आरबीसी का काउंट क्या मैं 50 लाख पकड़ लूँ? मोटा मोटा एक रफ आइडिया, सिर्फ रफ आइडिया, बहुत अप्रोक्सीमेशन में खेलते हैं। डब्ल्यूबीसी का काउंट कितना ले लूँ, अंदाजा मुझे बताओ कुछ। देखो ना, डब्ल्यूबीसी भूल जाते हैं इतनी जल्दी। 10,000 पकड़ ले, कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहेगी। रफ आइडिया, प्योर, बिल्कुल इस समय रफ में ही खेल रहे हैं। और प्लेटलेट 4 लाख ले लेते हैं। अब अगर आप शून्य से शून्य काटते हैं तो 4 शून्य से 4 शून्य कट गए, और यहाँ पर भी 4 शून्य कट गए। अभी लिखना नहीं है, सिर्फ स्क्रीन पर देखना है। तो अगर 500 ये हैं और एक ये है और 40 ये है, यहाँ तक आप कंफर्टेबल है मेरी बात से? ये रेशो हल्का हल्का ध्यान रखना अच्छा रहेगा। मैं पर्सनली बताऊं ना, मैंने इसे याद कर ही नहीं रखा। मुझे पता है वो 50 लाख है, वो 10,000 है, वो 4 लाख है। अगर पेपर मुझसे पूछेगा तो मैं सॉल्व कर लूंगा। और आपको जो नंबर मेरे हिसाब से ध्यान रखना चाहिए वो रखना चाहिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का जो नंबर आपके दिमाग में होना चाहिए वो होना चाहिए 600:1:40। अब ये 600 की जगह 500 हो जाए, ये 40 की जगह 50 हो जाए, या 30 हो जाए, इट हार्डली मैटर्स। ये नंबर मेरे हिसाब से आपके दिमाग में होगा तो अच्छा रहेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने खुद ने भी इसे याद नहीं कर रखा। मैं इसे जब भी नीड होती है मैं सॉल्व कर लेता हूँ। फिजिक्स की यूनिट्स वगैरह भी मैंने याद नहीं कर रखी, बिकॉज जैसे KG/-2 वगैरह है, MLT-2 मैंने बिल्कुल याद नहीं कर रखी। मुझे वो चीज़ें पता है कि कैसे वो बनती हैं, तो विद इन अ सेकंड में उन्हें सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, फिर भी लिख लीजिए, कम से कम आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी एक सवाल बन सकता है। ठीक है, थोड़ा सा इसे रीड कर लेते हैं। ये आप जानते हैं, आर इसे नोट नहीं करना है। आरबीसी इन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, और ये मोस्ट अबंडेंट सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और आरबीसी की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। समझ गए? रेशियो ऑफ सेल्स जो नॉर्मल ब्लड के अंदर है वो 600 आरबीसी पे 1 डब्ल्यूबीसी और 40 प्लेटलेट होती है। शुभराज, बस आपको सॉल्व करना है बैठ के। आपको पता है हमारी बॉडी में ऑन एन एवरेज 50 लाख आरबीसी होते हैं 1 MM³ में, 10,000 डब्ल्यूबीसी और 4 लाख के आसपास प्लेटलेट। बस मैंने इसे काट पीट के जो है सॉल्व करा है। ठीक है, बसंत सब धीरे धीरे बताया जाएगा। गुड इवनिंग मंटू। चलें आगे। अब आपको कायदे से ये जो है नोट, अगर आपने ये नोट कर लिया है, ये वाली बात कहाँ गई वो, ये वाली, तो आपको इस पेज पे कुछ भी नोट नहीं करना। ठीक है, ये आपके पास ऑलरेडी आपके नोट्स में है। चलें आगे, एक बार इसे भी रीड कर लीजिए, नोट नहीं करना है। डब्ल्यूबीसी जिन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, और ये हमें इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। और ये मेनली 5 तरीके के होते हैं: न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। मिंटू पढ़ाई पे ध्यान दे।
ठीक है, यहाँ तक समझ गए? क्या ये आपको बात समझ आ रही है? वो जो साइट वाले हैं वो अलग जगह लिखे थे और फिल्स वाले जो हैं अलग जगह लिखे थे। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये लॉजिक सही है कि दोनों अलग अलग हैं, एक ग्रैनुलर में लिखे, एक नॉन ग्रैनुलर में लिखे। चलिए जी, यहाँ तक अगर आपकी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं कंटेंट को और आगे लेके चलता हूँ। ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मैं आपको रटवा चुका हूँ, अगर आपने क्लासेस देखी हैं तो आपको पता होगा कि ये कैसे कैसे चलता है, आप आराम से इसे बाद में देख सकते हैं। हमारी वो सी है डॉक्टर, डॉक्टर ही आपको इसका आंसर दे पाएंगे, मुझे नहीं पता इसका आंसर। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहली बात, आर्टरीज आर, यहाँ से सवाल बने हैं बहुत बार इसलिए बता रहा हूँ, इसे अच्छे से पढ़ लेना। थिकर देन वेन्स, थिकेस्ट आर्टरी एओर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा, थिकेस्ट ब्लड वेसल एओर्टा। पेपर अब आपसे पूछेगा तो आपकी जिम्मेदारी है सही करना। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ, आप सीधा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखिए मनीष उसके बाद और इसे नोट कीजिए। क्योंकि आर्टरीज में प्योर ब्लड जाता है और दिल का काम है उसे शरीर तक भेजना, तो वो जो प्रेशर लगता है वो ज़्यादा होता है। इसी की वजह से जो है आर्टरीज को थिक होना पड़ता है एज कम्पेयर टू वेन्स। नहीं, इसका कोई आंसर नहीं है पसंद। यस आस्था बेटा, सब लिखवाया जाएगा, थोड़ा समय दीजिए। जो बच्चे पिछला कोर्स लगा चुके हैं उन्हें पता होगा, शायद अगली बात वही लिखवाऊंगा जो आस्था ने लिखी है, तो सब कुछ पढ़ाया जाएगा, चिंता ना करें। आप सही जगह आए हैं, मैं बस आपको ये कह सकता हूँ। जनरली ब्लड इज टेकन फ्रॉम वेन्स, बट ऐसा क्यों? सबसे पहली बात, अच्छा ये ध्यान रखना, जनरली इसलिए लिखा है, कुछ केसेस में ना आर्टरी से भी ब्लड को लिया जाता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं, स्पेसिफिक केसेस, अब उस तरफ हम नहीं जाएंगे, तो मैंने जनरली शब्द जो है लिख दिया है। इसका रीजन क्या है ना, सबसे पहली बात, इसके अंदर प्रेशर कम होता है। सबसे पहले नंबर पे ऐसे मैं लिख देता हूँ, आर्टरीज हैव थिकर वॉल्स, ठीक है, एंड कैरी मोर प्रेशर देन वेन्स। मैंने एक ही लाइन में लिख दिया, समझ पाए? देखिए, अगर किसी पाइप में ज़्यादा प्रेशर है तो उसे पंचर करने में रिस्क ज़्यादा नहीं है, वो देर में भरेगा। अगर आपने कहीं पर सुई मार के वहाँ से खून निकाल दिया, अब सोचो अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मोटी दीवार है, तो क्या होगा, देर में उसकी हीलिंग होगी। बट अगर आप वेन्स से निकालोगे तो उसमें प्रेशर भी कम है और दूसरे नंबर पे उसकी दीवार भी थी ना, तो वो जल्दी से हील हो जाएगी। दूसरे नंबर पे क्या होता है ना, जनरली आर्टरीज अंदर की तरफ होती है और वेन्स ऊपर की तरफ होती है। आर्टरीज आर जनरली फाउंड इन द या टुवर्ड्स द इंटीरियर, इसकी वजह से वेन्स आसानी से मिल जाती है हमें। नोट कर लिया आप लोगों ने? फटाफट नोट कीजिए। यस दिव्यांश, इंटीरियर का मतलब अंदर की तरफ, यानी देखिए वेन तो आपको इजीली यहीं पे मिल सकती है, आर्टरी हल्की अंदर की तरफ जाके होगी। समझे रितेश? ठीक है स्प्रूस, मतलब स्किन के पास जो है वो वेन्स आसानी से मिल जाती हैं एज कम्पेयर टू आर्टरीज। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता वैभव, इम्प्योर प्योर का मतलब सिर्फ ये है कि उसमें CO2 है या नहीं है, बस इतना सा है। वो एक्चुअली इम्प्योर नहीं है, वो तो जैसा मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि वो कहने का तरीका गलत है। बस उसमें CO2 है, टेक्निकली वो इम्प्योर जैसा कुछ नहीं है, कोई पापी ब्लड नहीं है वो, बट ऐसे ही लिख देते हैं। दिव्यांश, आर्टरीज अंदर की तरफ होती है, वेन्स ऊपर की तरफ होती है। मेन यही डिफरेंस है, उसकी मोटाई से भी जो डॉक्टर्स हैं उन्हें तजुर्बा होता है, वो पता कर लेते हैं। अब हार्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हार्ट में आप जानते हैं 4 चेम्बर्स होते हैं, जिसमें लार्जेस्ट एंड थिकेस्ट चेम्बर जो है, देखो वो लेफ्ट में होगा क्योंकि प्योर ब्लड यहाँ से पुश होना है, और वो वेंट्रिकल होगा क्योंकि वेंट्रिकल में ही सारे काम होते हैं। लॉजिक समझो भाई, प्योर की साइड होगा तो लेफ्ट है, और वेंट्रिकल ही बड़ा होता है, हमने डायग्राम में भी देखा होगा। इसी तरीके स्मॉलेस्ट एंड थिनेस्ट, अब देखो स्मॉल है तो होगा तो ऑरिकल ही पक्का,
और थिन है तो राइट वाला होगा। मैं रटवा नहीं रहा हूँ, मैं समझा चुका हूँ ये सब बातें कल की क्लास में। इसके अलावा ये ध्यान रखना, इफ द वॉल्स डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली, वेरिकोज वेन्स कैन बी सीन। देखिए, वेरिकोज वेन्स का मैं आपको डायग्राम दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप जब तक इसे नोट कीजिए। आप इसे नोट कीजिए। लास्ट लाइन का मतलब आपको फोटो दिखाने के बाद आ जाएगा समझ, रुकिए जरा। फोटो देखते ही आप समझ जाएंगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये शायद आपने कहीं नोटिस करा होगा अपनी बॉडी में या किसी और घर में किसी की बॉडी में। ये एक इंडिकेशन है कि शरीर 100% फिट नहीं है, देयर इज समथिंग विच इज नॉट राइट। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है, ये बिल्कुल भी जानलेवा नहीं है, कोई ऐसा खतरा नहीं है, नथिंग टू वरी वाली सिचुएशन है, बट ये एक इंडिकेशन है कि हाँ, थोड़ा सा बॉडी ऐसी साइड जा रही है जो कि सही नहीं है। आप समझ पा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली वॉल्व सही से काम नहीं करे तो कोई भी दिक्कत कहना सही बात नहीं है, बट लाइफ थ्रेटनिंग जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर भी आपको बस ये इंडिकेशन होता है बॉडी का कि आप सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। मैं पढ़ देता हूँ। अगर वॉल्व्स हमारी बॉडी की सही से काम नहीं करती है तो ऐसी वेन्स आपको देखने को मिलती है जिन्हें वेरिकोज वेन्स कहा जाता है, VARICO। जी हाँ, ये एक SSC ने सवाल भी से पूछा है। ठीक है जी, ठीक है दोस्तों, आगे चले। अच्छा, मैं इसे मुंह से बताता ना ऐसी ग्रीन दिखेंगी है, वो तो आप समझ ना पाते, तो आपको लगता है कि जैसे जिम जाके जैसा हो जाता है वैसे की बात कर रहा हूँ, वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। जी हाँ बिल्कुल विनय, आगे चलते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात देखिए, हार्ट एक ऑर्गन है, तो हार्ट को भी ऑक्सीजन तो चाहिए, बिकॉज भले ही ये दुनिया को ब्लड दे रहा है बट खुद तो कुछ तो खुद भी खाएगा ना। तो ऐसे ही हार्ट नीड्स ऑक्सीजन एंड coronary artery provides oxygen to the heart। ऑक्सीजन का मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली ब्लड है। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन, कलर वलर वैसे नहीं आएगा मनोज, टू द हार्ट, तो इससे होता है चेस्ट पेन। इस्केमिया करके इसे बोला जाता है कुछ। ऑक्सीजन एंड ब्लड, ब्लड जाता है ना एक्चुअल में तो हार्ट के पास, लेकिन वो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। कोई बात नहीं रॉकी, मैं समझा देता हूँ। देखिए, जो हमारा दिल है निशा, उसे भी ऑक्सीजन चाहिए, जैसे कि हमारी किडनी को चाहिए, हमारे हाथों को, दिमाग को चाहिए। ऐसे क्योंकि दिल को भी तो एनर्जी चाहिए ना, तो दिल को भी ग्लूकोज और वह ऑक्सीजन लेकर जो है वो उसे अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। तो वो एक कोरोनरी आर्टरी अलग से होती है दिल के ऊपर, जो कि ये काम करती है दिल को ब्लड देने का, जिसमें ऑक्सीजन होती है। अगर ब्लड नहीं मिलेगा तो चेस्ट पेन होने लगेगा। ठीक है, इसे इस्केमिया करके एक बीमारी है, वो कहा जाता है, ISCHAEMIA। नहीं नहीं नहीं, जुकाम का मनीष इससे कोई कनेक्शन नहीं है। अरे भैया, ये चेस्ट पेन अलग लेवल का चेस्ट पेन है। ये होगा खुदा न खास्ता किसी के, तो उसे कमेंट करके बताने का मौका नहीं मिलेगा। वो जो आपके हो रहा है, खाने के बाद थोड़ा वॉक करा करे, वो कुछ नहीं है। रुकिए जरा। क्या आप स्क्रीन पर कोरोनरी आर्टरी देख पा रहे हैं? बहुत डिटेल में जाने की नीड नहीं है, बस मुझे आपको दिखाना है कि ऊपर की तरफ ये मोटी सी आपको जो देखने को मिल रही है, ये भी राइट लेफ्ट दोनों तरफ होती है। राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है,
ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। आप एक बार इसे एक बार समझ लीजिए। देखिए कहानी कैसे चलती है कि जो हमारा दिल होता है उस वो कनेक्टेड होता है आर्टरीज और वेन्स से। ठीक है, इस तरफ जो है आर्टरी है और इस तरफ जो है वेन्स मैंने आपको दिखा दी है। ठीक है, अब ये जो है आर्टरीज आगे जाके छोटे-छोटे और पाइप से जुड़ी होती है और अल्टीमेटली ये जो है कैपिलरी से जुड़ी होती है। ठीक है, कैपिलरी से फाइनली ये जुड़ी होती है इस इलाके में। कैपिलरीज क्या होती है? बहुत बारीक-बारीक रेशे होते हैं जो कि सेल्युलर लेवल तक जाते हैं। देखिए अगर एक सिंगल पाइप जो है वो क्या पूरे किडनी को ऑक्सीजन दे सकता है? नहीं दे सकता ना। अगर यहाँ पर मैं इसे बारीक-बारीक रेशों में तोड़ दूँ, तो हर एक रेशा प्रॉपर्ली एक सेल के लेवल तक जाकर जो है ऑक्सीजन दे देगा और इसी तरीके वही रेशा आगे जाके सेल से ऑक्सीजन को उठा लेगा जो कि आगे जाके पाइप में फिर से जुड़ जाएगा। ठीक है? क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? पक्का? अब यहाँ तक अगर समझ गए हैं तो अच्छी बात है। आप नोट कर सकते हैं कैपिलरीज़ जो होती हैं, वो होती हैं कनेक्शन बिटवीन 1 टू कमेंट मत करिए, पढ़ाई करिए। कमेंट करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। आर्टरीज एंड वेन्स। ये आप समझ पाए, आर्टरीज इधर से आई, वेन्स इधर गई, इसके बीच का जो ये वाला हिस्सा है ये कैपिलरी है। कैपिलरी का मतलब बहुत पतले पतले छोटे छोटे पाइप और कुछ भी नहीं। अगर आपसे पेपर कहता है वो कौन सी ब्लड वेसल हैं जिनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों कैरी करता है और ऑप्शन में आर्टरीज वेन्स कैपिलरी देता है, तो क्या कैपिलरी इसका आंसर हो सकता है? सोच के देखो। बिकॉज एक तरफ से ऑक्सीजनेटेड आता है, दूसरी तरफ से निकल जाता है। अब थोड़ा सा इस डायग्राम को हम समझ लेते हैं। यस रुपेश, ये आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या खेल हो रहा है? जामनी का मतलब है कि ये CO2 वाला आया है और यहाँ से ऑक्सीजन वाला आके हार्ट के अंदर आ गया। ठीक है, उसके बाद हार्ट ने एओर्टा से नीचे की तरफ पुश करा है और एक एक करके बीच में ऑर्गन्स के पास वो सब चीजें जाती जा रही हैं। ठीक है, नहीं मिक्स नहीं होते क्योंकि पुश आ रहा है ना, अभी एक तरफ से दूसरी तरफ धक्का लग रहा है तो एक ही तरफ चलता है सब कुछ। ये आप समझ पा रहे हैं? अपर बॉडी का मतलब यहाँ पर ब्रेन हैंड्स ये सब है और कुछ नहीं है। कायदे से इन्हें इसे ऊपर बनाना चाहिए था बट कोई बात नहीं। उसके बाद नीचे आ जाओ। हिपैटिक शब्द का मतलब लीवर था, तो अगर मैं मान लूं कि ये पोर्शन लीवर है तो क्या आने वाली को मैं हिपैटिक आर्टरी कह सकता हूँ? भाई आ रही है तो आर्टरी है, लीवर तक जा रही है तो हिपैटिक है। सिंपल बात है ना। ऐसे ही जो किडनी होती है उसके लिए रीनल शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, तो जो रीनल आ रही है आर्टरी है, जा रही है वेन से। समझ पा रहे हैं? रीनल आर्टरी क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी किडनी को। इस देखिए, हर चीज मैं रटवा नहीं सकता, कुछ चीजें आपको समझनी ही पड़ेंगी कि ऑक्सीजनेटेड है तो आर्टरी है, किडनी है तो रीनल है। तो रीनल आर्टरी क्या कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रही है किडनी को, लेकिन रीनल वेन किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रही है। ठीक है, जो हमारा स्टमक और इंटेस्टाइन वाला पोर्शन होता है ना, वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता वीना कावा से, वो आगे यहाँ से जा रहा होता है हमारे लीवर के पास, लीवर वाले हिस्से से जुड़ा होता है। ये पेपर के लिए वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी बता रहा हूँ। जो हमारा स्टमक इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है ये आगे इससे कनेक्टेड होता है, क्योंकि इस पाइप के अंदर क्या डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होगा? सोच के देखो, इसलिए इसे कहा गया है वेन। लीवर के पास जा रही है तो हिपैटिक, क्योंकि ये पोर्ट का काम कर रही है, यानी एक जगह से दूसरी जगह चीज को ले जा रही है तो पोर्टल। हिपैटिक पोर्टल वेन इसका नाम है, ये जो पाइप है जो कि स्टमक को लीवर से कनेक्ट करती है। रीनल शब्द का मतलब सिर्फ किडनी से है और कुछ नहीं है। हिपैटिक शब्द का मतलब सिर्फ लीवर से है और कुछ नहीं। समझ पाए हैं आप या नहीं समझ पाए? अब मैं इसे अपने तरीके आपको लिखवा दूं, आपके नोट्स इसके बढ़िया से बनवा दूं। लेट मी डू इट माय वे। देखिए, वेसल्स तो बेटा अनिर्बाण एक सादा शब्द हो गया पाइप के लिए। कैपिलरी भी एक वेसल है, आर्टरी भी एक वेसल है और वेन्स भी एक वेसल है। बहुत पतले पतले वेसल्स जो हैं सेल के लेवल तक जो जाती हैं, अनिर्बाण ने कैपिलरी कहा जाता है। ऋषभ, कंफ्यूजन इस पेज के बाद दूर हो जाएगा, मैं आपको अपने तरीके पढ़ाता हूँ। लंग्स, अभी पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, फिर मैं आपको नोट करने का समय दे दूंगा, लेकिन तब आपको जल्दी जल्दी नोट करना होगा। अभी समझा दूंगा दोबारा अनिर्बाण। लंग्स से प्योर ब्लड आया पल्मोनरी वेन के थ्रू और यहाँ से एओर्टा इसे निकाल के ले गया और ये एओर्टा क्या करेगा? पूरी बॉडी के अंदर इसे घुमाएगा। अलग अलग बीच में पाइप होंगे बहुत सारे। अगर ये एक पाइप है तो क्या ये सारी की सारी आर्टरीज हैं? ऑब्वियसली यस, बिकॉज इसके अंदर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अगर वो लीवर तक जा रही है तो उस आर्टरी को हिपैटिक आर्टरी बोलूंगा। अगर कोई पेट तक जा रही है तो उसे सीलियक आर्टरी बोलूंगा।
अगर कोई इंटेस्टाइन तक जा रही है तो उसे सुपर मेजेंट्रिक आर्टरी बोलूंगा। अगर कोई किडनी तक जा रही है तो उसे रीनल आर्टरी बोलूंगा। यानी रीनल वगैरह जो शब्द है वो ऑर्गन के नाम पे डिपेंड कर रहे हैं। फाइनली यहाँ पर क्या होगा, ये सारे ऑर्गन्स इससे ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे और जो है इसे दिल के पास वापस भेजने की कोशिश करेंगे। यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा और ये इसके अंदर चला जाएगा वीना कावा के थ्रू। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं। जैसे हिपैटिक आर्टरी थी ऐसे ही ये हिपैटिक वेन हो जाएगी। जैसे ये रीनल आर्टरी थी ऐसे रीनल वेन हो जाएगी। स्टमक इंटेस्टाइन वाला जो पाइप है वो डायरेक्टली आपका ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ से, तो इसे मैं बोलता हूँ हिपैटिक पोर्टल वेन। बस हो गया, इतना ही है, नोट कर लो। और फाइनली हार्ट से ऊपर की तरफ जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के रूप में। आराम से नोट कर लीजिए। आई होप अनिर्बान या बाकी जिसका भी जो भी जैसा भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाया है जो एसएससी नहीं पूछता। समझ गए, चलिए अच्छी बात है। अनिर्बान आपका डाउट मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। वेसल का मतलब पतले पतले पाइप। अगर वो पाइप जो है वो ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं तो वो आर्टरीज हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रहे हैं तो वेन्स हैं। अगर वो मेन पाइप है, उनके नाम है, बहुत ही बारीक रेशेदार पाइप बन चुके हैं तो उन्हें कैपिलरी हम कह सकते हैं। बहुत बढ़िया विनय। बिल्कुल एक ही बॉक्स में आप कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है योगेंद्र। कैपिलरी कहाँ है इस, मैं आपको बताता हूँ। जूम करता हूँ बहुत ही ज्यादा। कल की क्लास आपकी मिस हुई होगी स्प्रूस, वो एक बार आप देख लेना। बहुत ज्यादा जूम करते हैं किसी ऑर्गन में, बताओ किस में करें? किसी में भी कर देते हैं। मान लेते हैं कि ऑर्गन है। मैंने आपके लिए तो एक ऐसा पाइप बना दिया, बट ऐसा पाइप तो नहीं होगा ना। एक्चुअली क्या होगा, बहुत पतले पतले यहाँ पर आपको रेशे देखने को मिल रहे होंगे। ये हर रेशा एक कैपिलरी है। ये हर एक सेल तक जा रहा होगा, हर एक सेल तक, ठीक है। और हर एक सेल से ही जो है ऑक्सीजन देकर CO2 लेकर निकल रहा होगा इस तरीके। और फाइनली जो है ये एक वेन बना रहा होगा जो कि इस तरीके जा रही होगी। ये कैपिलरी है। बिल्कुल हम इसे देख नहीं सकते, इतना बारीक होता है जी। नोट कर लीजिए। ये लिखा है हिपैटिक पोर्टल वेन और ये हिपैटिक शब्द लिखा है। समझ गए आप लोग? जैसे ये बहुत पतले लेवल पे कैपिलरीज ही हैं, और बारीक रेशे इमेजिन करोगे तो सब कैपिलरीज ही हैं और कुछ भी नहीं। यस अनिर्बान। तो चले जी आगे। ये आप चाहो तो एक बार इससे गो थ्रू कर सकते हो, वैसे मुझे नहीं लगता उस पर कुछ ऐसा खास है, फिर भी एक बार पढ़ लेना, फाइल दे दूंगा। बैक, इसमें तो क्या है यार नोट करने का, अब क्या रहेगा? ठीक है। हाँ डेटा डेफिनेटली आकांक्षा थोड़ा भारी है, बट क्या कर सकते हैं। ठीक है चलें आगे, जल्दी जल्दी शुभराज। हाँ कंटेंट में थोड़ा, मैं जानता हूँ मैं आप पे प्रेशर डाल रहा हूँ, मैं जानता हूँ, बट क्या कर सकते हैं। पानी ले आओ साथ साथ, प्रियांशु फोन साथ ले जाओ ना। क्वेश्चन टैब में भेज दीजिए विनय जी। ओहो, क्वेश्चन टैब से याद आया, 41 डाउट्स कैसे हो गए हैं, क्या हो गया? ध्यान नहीं रहा मुझे, डाउट सेक्शन बंद कर दो। पूछ लो विनय, पूछना है तो, बताने लायक होगा तो बता दूंगा। चलें आगे। ये हम लिविंग बोलते हैं जिसमें हार्ट काम कर रहा है। लिविंग का मतलब पूरा, मतलब पूरी बॉडी काम कर रही है। लिविंग बॉडी में पूरी बॉडी काम कर रही है। जैसे होता है, आपने सुना होगा ब्रेन डेड पर्सन होता है, भले ही वो शरीर उसका चल रहा है लेकिन ब्रेन उसका डेड हो चुका है। खैर आगे चलते हैं, ठीक है। मेरे कहने से इसे रीड करिए आप, रीड। यस ओडिपस। एक्चुअली हार्ट रुक जाता है फिर दोबारा भी चालू हो जाता है ना। हाँ ओडिपस।
झटके देते हैं, देखा होगा पिक्चर में हीरो को, फिर हीरो जिंदा हो जाता है। ये नाम सिंपल है, आर्टरीज के छोटे छोटे बच्चे हैं तो आर्टेरियोल्स हो गया, वेन्स के है तो वेन्यूल्स हो गया। डिप्लीट मतलब कमी। यस ओडिपस। आपकी अगली क्लास जो है दोस्तों वो संडे को होगी, तो संडे तक ये पोर्शन आप ध्यान रखिएगा। नहीं कह सकते हैं निर्माण, एक्चुअली वो हिपैटिक पोर्टल वेन है, क्योंकि वो डायरेक्टली जो है वो एओर्टा से जाके नहीं मिलता, इसलिए वो नहीं लिखा है। अच्छा, अब आप चाहेंगे कि मैं आपको इनका लोकेशन बता दूं, आपको क्या लग रहा है जिंदगी इतनी आसान है? कुछ तो होमवर्क करके आएंगे ना। अरे कुछ नहीं है, ये फीमर लिखा है, ये मेजेंट्रिक मैंने बता दिया है, सीलियक मैंने बता दिया है, थोड़ा सा तो होमवर्क करके आएंगे ना। ये आपका होमवर्क है, वैसे तो पेपर क्या पता पूछ ले, हमें क्या पता। एक बार ये देखना इनकी लोकेशन क्या है, क्या मैं उम्मीद करूँ आप इसे होमवर्क करके आएंगे। होमवर्क इनकी लोकेशन क्या क्या है। चलें आगे दोस्तों, अब मैं आपको अगली चीज पढ़ाने जा रहा हूँ। अब आप स्क्रीन पर अपना फोकस बनाए रखिए। क्या हमारा टॉपिक निपट गया है? ब्लड का सब कुछ हमने पढ़ लिया। ये कौन पढ़ेगा? ब्लड ग्रुप। ये आखिरी टॉपिक है इस क्लास का, इसे पढ़ाएंगे उसके बाद फ्री करेंगे। ब्लड ग्रुप की थोड़ी सी बात आपके साथ कर लेते हैं, ठीक है। अभी क्लास खत्म नहीं हो रही है तो अभी इधर फोकस करें। आपको मैं बता देता हूँ 5 तारीख को रात को 10 बजे क्लास लूंगा, जिसमें हिस्ट्री की वो जो एक क्लास आपकी किसी वजह से अटक गई थी उसका कंटेंट पूरा कराऊंगा। उसके बाद जहां तक है आपकी क्लास में संडे को लूंगा, जिसमें मैं 6 से 8 घंटे आपको पढ़ाऊंगा, और उसमें कुछ क्लासेस हिस्ट्री की और कुछ क्लासेस आपकी बायोलॉजी की होंगी। स्पेशल क्लास आपकी जो है अब सीधा संडे को होगी, बाकी आप फॉलो करते रहना, कल परसों तक आपको फाइनल अपडेट मिल जाएगा। चलो, यूट्यूब पे मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ ना के बराबर। देखिए ब्लड ग्रुप अब मैं पढ़ा रहा हूँ, कृपया इधर फोकस कर लीजिए। देखिए हमारे पास टोटल 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। अब मैं ये ऐसा टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ जो बहुत बार बच्चों के नंबर छीन लेता है केयरलेसनेस की वजह से। अब कैसे पता लगता है कि ए है, बी है, ए बी है, ओ है, ये कैसे पता लगता है? ठीक है। अब आप बॉम्बे ब्लड ग्रुप पे पहुंच जाएंगे तो एक अलग बात है, लेकिन मेन जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 ही होते हैं। ठीक है, मेन ब्लड ग्रुप्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। ब्लड ग्रुप्स आर मेनली ऑफ 4 टाइप्स। इसको आपने एच भी सुना होगा। मैं 8 आपको बताऊंगा, भी चिंता क्यों करते हो? 4 दूनी 8 तो मैं आपको खुद ही पढ़ाऊंगा, आपने 5 सुने हैं, 3 बोनस आपके लिए। ब्लड ग्रुप जो है, अब ये कैसे पता लगता है? आपको पता है आपके पास एक चीज है आरबीसी। आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, और इसे बोलते हैं एंटीजन। और प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम कह देंगे एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी आपको समझ आया। आपके आरबीसी के ऊपर जो प्रोटीन चढ़ा हुआ है वही आपका ब्लड ग्रुप है, यानी जो एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप है। आप में से आधे लोग ऐसे होंगे जो इस क्लास से जब जाएंगे ना उन्हें टॉपिक समझ में नहीं आएगा। उसका रीजन है आपके कमेंट सेक्शन। आप खुद कमेंट करते करते रह जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। आप बड़े ध्यान से सिर्फ सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ब्लड ग्रुप 4 तरीके का है, ए बी एंड ओ। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसके आरबीसी पे जो प्रोटीन चढ़ा होता है उसे एंटीजन बोलते हैं, साथ साथ लिखते रहिए। और जो हमारे प्लाज्मा में प्रोटीन होता है उसे हम एंटीबॉडी बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। एंटीबॉडी का मतलब दुश्मन, एंटी का मतलब खिलाफ, बॉडी का मतलब किसी के खिलाफ। एंटीबॉडी ऑफ ए का मतलब ए का दुश्मन, एंटीबॉडी ऑफ बी का मतलब बी का दुश्मन। अब अगर मैं ब्लड ग्रुप आपके सामने लिखता हूँ यहाँ पर, ब्लड ग्रुप, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ ए बी और यहाँ ओ। और अब मैं आपसे कहता हूँ कि इनका एंटीजन एंटीबॉडी देखते हैं क्या होगा। तो याद रखेंगे एंटीजन को कैपिटल्स में लिखते हैं। तो क्या इसका एंटीजन ए होगा? क्योंकि अभी आपने पढ़ा पिछले पेज पे कि जो एंटीजन वो ब्लड ग्रुप, यानी जो ब्लड ग्रुप वो एंटीजन। और इसकी एंटीबॉडी ना वो होगी छोटी बी। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंटी बी है, यानी बी का दुश्मन। समझ पाए? इसे छोटे से लिखेंगे, छोटे बी से लिखेंगे। इसी तरीके जो बी ब्लड ग्रुप है उसका एंटीजन बी होगा और इसमें ए एंटीबॉडी पाई जाएगी। सोच के देखिए जरा। अब ए बी जो है इसमें आपको पता है कि दोनों के दोनों पाई जाएंगी।
अब सोचो इधर तो कोई बैठ ही नहीं पाएगा फिर, क्योंकि दो ही तो वैरायटी हम पे होती है, ए और बी। अगर दोनों ही उधर बैठे हैं तो इधर कोई नहीं बैठ पाएगा। अब आपने अभी पढ़ा था कि जो यहाँ लिखा है वो यहाँ पे लिखा है। अब सोच के देखो ओ में क्या लिखा है, ओ तो खाली है, ओ के अंदर तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, खाली है ना, देखो डब्बा। तो अगर खाली है तो इसका मतलब दोनों के दोनों यहाँ पे बैठे होंगे। नोट कीजिए, यानी कल को पेपर आपसे पूछेगा, अगले पेज में नोट करा दूंगा, विच ब्लड ग्रुप डज नॉट हैव एनी एंटीजन, तो ओ। विच ब्लड ग्रुप डज नॉट हैव एनी एंटीबॉडी, तो आंसर है ए बी। ये सपना बस हमने इसके नाम रखे हुए हैं कि अगर कोई एंटी बी है यानी बी के खिलाफ है, तो वो छोटे बी से हम उसकी एंटीबॉडी को डिनोट कर देंगे। मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। देखिए सबसे पहली बात, ये ना डॉक्टरी की पढ़ाई है और हम इसे एक पेज पे खत्म कर रहे हैं, तो थोड़ा अनक्लियर तो होगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कंजूसी कर रहा हूँ। मैं आपको बस पेपर एसोसिएटेड चीजें याद करा रहा हूँ कि अगर कोई ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें बी मिक्स नहीं हो सकता। अगर ब्लड ग्रुप ए को ब्लड ग्रुप बी चढ़ा दिया तो वो बंदा मर जाएगा, उसकी बॉडी में क्लॉटिंग हो जाएगी, ठीक है, वो खून मिक्स नहीं हो पाएगा। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीबॉडी बी पाई जाती है। अगर सोचो उसे हमने बी दे दिया, तो क्या ये जो एंटी बी एंटीबॉडी है क्या उस ब्लड को खत्म करके रख देगी? सोचो इस पर्सन ए को मैंने बी का खून दे दिया, अब उसके शरीर में जो बी का दुश्मन एंटीबॉडी है वो तो क्लॉटिंग कर देगी, रक्त का थक्का जमा देगी, तो नसें ब्लॉक हो जाएंगी, वो बंदा मर जाएगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? इसी बात पे अगले पेज पे चलते हैं और बताते हैं आपको कि नो एंटीजन ये किस में होगा, ओ में, और नो एंटीबॉडी ये किस में होगा, ए बी में। आपको मेरी बात समझ आई योगेंद्र? दोबारा सुनिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा ए है तो उसके शरीर में ए तो एंटीजन है लेकिन एंटीबॉडी बी की है, यानी बी को गोली मार के वो जान से मार देगी। समझ पा रहे हैं? यानी इसका मतलब ये हो गया कि बी के दुश्मन बैठे हैं ए के शरीर के अंदर। अगर इस इंसान को मैं बी का खून दे दूंगा तो क्या वहां पे क्लैश हो जाएगा और वहां पर जो है रक्त का थक्का जम जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगी और वो बंदा मर जाएगा। अब सोच के देखो, अगर मैं इस ए बी वाले इंसान को किसी का भी ब्लड दे दूं तो कोई है ही नहीं अंदर एंटीबॉडी। भाई मैंने आपको बताया ए के पास बी के दुश्मन बैठे थे, बी के पास ए के दुश्मन बैठे हुए थे, ए बी के पास तो कोई है ही नहीं, तो इसे किसी का भी खून दे दो। यानी क्या ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया? मैं लिखवाऊंगा, नोट्स बनवाऊंगा प्रॉपर, पहले याद कर लो। यानी इसे किसी का भी खून दे दो, ए का, बी का, ओ का, ए बी का। समझ पा रहे हैं बात को मेरी? लेकिन ऐसा ओ के साथ नहीं है। ओ को जो है ओ का ही खून आप देंगे तभी ये जो है बच पाएगा। आगे चलते हैं, ये सब पेपर पूछता है आपसे। याद रखेंगे एक फैक्ट, O is the most common blood group। ठीक है, रिपीट करते हैं। बताइए बेटा कौन सा क्वेश्चन रिपीट करूंगा? अभी वो आपको वो नहीं समझ आया होगा शायद, कौन किसे खून देगा तो क्या होगा, उसका एक प्रॉपर टेबल बनवा रहा हूँ अगले पेज पे। उसके बाद नहीं समझ आया तो आप मुझे बताना, मैं दोबारा समझाऊंगा। चलें दोस्तों आगे। नहीं नहीं नहीं, वो मोस्ट कॉमन है। आप ओ निगेटिव पे पहुंच गए, मैंने तो निगेटिव पॉजिटिव पढ़ाया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है। आराम आराम से चलेंगे, सीढ़ी दर सीढ़ी आराम। नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं, रेयरेस्ट नहीं है, गूगल करिए आप। अब कृपया स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा। आप भी चाहें तो साथ साथ बना सकते हैं, आखिरी के दो थोड़े से स्पेस वाले रखिएगा। 2 3 4। पहले जो जो मैं लिख रहा हूँ वो आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको कह दूंगा पेन छोड़ने को, तब छोड़ दीजिएगा। एंटीजन, एंटीबॉडी, कैन डोनेट टू और कैन रिसीव फ्रॉम ए। जी हाँ, मेरे साथ साथ लिखिए बी, ए बी और ओ। पहले आप इतना नोट करिए और फिर अगले 5 मिनट के लिए पेन को छोड़ दीजिए। क्या पूछ रहे हैं आप लोग डाउट्स में? मेरे को तो आपने टेंशन ही दे दी है। 41 डाउट्स कौन पूछता है यार? या तो मैं बिल्कुल ही बेकार पढ़ाता हूँ, जो मुझे लगता है मैं नहीं पढ़ाता, या मैं बहुत ही अच्छा पढ़ाता हूँ, जो मुझे मतलब लगता है कभी कभार ऊपर वाले की कृपा से। क्या पता है सब। नोट कर लिया आपने? नहीं नहीं, बिल्कुल पूछिए पुनीत जी, बिल्कुल पूछिए।
नोट कर लिया आपने? क्या मैं उम्मीद करूँ वो पेन कॉपी छोड़ देंगे? ठीक है, ईमानदारी रखिएगा, अपना नुकसान मत करिएगा ओवर स्मार्ट बन के, ठीक है? मैं आपको बचे हुए जो स्पेसेस हैं उन्हें नोट करने के लिए समय दूँगा 1 से 2 मिनट का। अभी के लिए आप इधर फ़ोकस करो। एंटीजन तो सेम लिख दूँ? एंटीजन में तो कोई तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए। एंटीजन ए, बी, ए बी और कुछ भी नहीं। एंटीबॉडी उल्टी लिख दूँ? छोटा बी, छोटा ए, दोनों यहाँ पर है तो कुछ भी नहीं और दोनों वहाँ खाली है तो यहाँ पर ए बी। अब समझना, देखो दोस्तों, जिसके अंदर एंटीबॉडी नहीं है ना, वो किसी को भी अपने घर में बुला सकता है क्योंकि वो अच्छा इंसान है। वो कहता है कोई भी आ जाओ मेरे घर में, कोई भी तुम्हें जान से नहीं मारेगा। ये एंटीबॉडी को इमेजिन करना कि अपने हाथ में तलवार लेके खड़े हैं कि अगर बी दिख गया तो मार दूंगा, अगर ए दिख गया तो मार दूंगा। यहाँ पे कोई तलवार लेके नहीं खड़ा। तो क्या ये जो ए बी है कैन रिसीव फ्रॉम ए? यस और नो? यस। ए से ब्लड ले सकता है? जी हाँ। क्या बी से ले सकता है? जी हाँ। क्या ए बी से ले सकता है? जी हाँ। और ओ से ले सकता है? जी हाँ। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अच्छा, जो ए है वो ए से तो ले ही सकता है, जो बी है वो बी से तो ले ही सकता है और जो ओ है वो ओ से तो ले ही सकता है। सोच के देखो आराम आराम से। आगे मत चलना, मुझे पता है आपको और बहुत कुछ पता है, बट मेरे साथ साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ तक शायद आपको बात समझ आ गई होगी। अब ओ जो है, ध्यान से बात को समझना, इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। तो अगर ये यहाँ पर जाके ए के पास बैठेगा, बी कह रहा है मैं, ये जो छोटा बी है ये क्या कह रहा है कि मुझे जहाँ पे बड़ा बी दिख गया मैं उसे जान से मार दूंगा। सोच के देखो, अब जब ओ इसके पास जाएगा तो क्या वहां पे बड़ा बी है? यहाँ पर देखो बड़ा बी है क्या? नहीं है। तो वो जान से मार ही नहीं पाएगा। तो क्या ओ इसे खून दे सकता है? कंफ्यूजन होगी, दिमाग भारी हो जाएगा आपका। फोकस मत हटाइएगा, इट इज अ बिट कंफ्यूजिंग। क्या ओ इसे भी दे सकता है? यानी ओ भाई जो है वो इसे भी खून दे सकता है, इसे भी, इसे भी, क्योंकि उसके पास कोई है ही नहीं जो जान से मर सके। वो तो खुद आत्मा है, मरे हुए को कोई क्या मारेगा? समझ पाए? अब आ जाते हैं खून किसे किसे दे सकते हैं। भाई देने में तो अपने को पता ही है, ए को दे सकता है, बी बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है ना? सिंपल सी बात है। अब आपको पता है ना कि ए जो है वो ये सब ए बी को तो दे ही सकते हैं ना दोस्तों। ए बी को तो सब दे सकते हैं। सोच के देखो नितिश, ये पिछले पेज पे तो आपने सोचा। और ओ सबको दे सकता है। अब पता है इशू क्या है? आप इसे रट्टा मार रहे हैं, रट्टा मारने पे आपको जो याद नहीं होगा, आप इसे आराम से एक बार घर पे खुद पढ़ के देखना। ओ नहीं समझ आया? आप शायद काजल लेट आए होंगे बेटा। स्मॉल अल्फाबेट का मतलब होता है एंटीबॉडी। देखो मेरी बात सुनो, ओ सबको खून दे सकता है, तो क्या ये वाला पोर्शन समझ आ गया? ओ सबको खून दे सकता है क्योंकि उसके पास मरने को कुछ है ही नहीं। भाई ये बी जो है ये बड़े बी एंटीजन को मारेगा ना, ये बड़े ए एंटीजन को मारेगा। जब इस पे एंटीजन ही नहीं है तो कौन मरेगा? ये सबके पास जाकर बैठ सकता है, सबको खून दे सकता है। समझ पा रहे हैं मेरे दोस्तों? तो ओ सबको खून दे सकता है, यही बात यहाँ पे लिखी है और यही बात यहाँ पे लिखी है। मैं आपके लिए हाईलाइट करूंगा एक एक करके सारी चीजों को। ए बी के पास जो है कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो इसे भी कोई नहीं मार पाएगा। आई होप थोड़ा थोड़ा क्लियर बनना। मैं पूरी बात रिपीट करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप एक बार सुकून से क्लास की वजह से खुद सोचें। ये 100% ट्रू है टेबल। मैं चाहूंगा आप एक बार इसे खुद सोचें, फटाफट से इसे कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। हाँ, ऐसा मत करिए वैसे। मनीष जो लिख रहे हैं, मैं कई दिन से नोटिस कर रहा हूँ, ऐसा मत करिए, बिकॉज इससे नुकसान आप ही का होगा दोस्तों। देखिए अगर आप ऐसा भेज देंगे तो उससे प्रॉब्लम ये है कि मुझे लगेगा नंबर ऑफ डाउट ज़्यादा हैं, उस स्क्रीनशॉट को खोलने में 5-10 सेकंड खराब हो जाएंगे, तो उसमें जो एक्चुअल जेन्युइन बच्चे का डाउट है वो मिस हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी क्लास आप स्लाइड मोड में डालकर अपना जो डेटा है वहाँ से ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेके डाउट सेक्शन में भेजना बंद कीजिए, बिकॉज इट इज़ नॉट द राइट वे, इट इज़ अ डाउट क्लियरिंग पोर्शन। तो स्क्रीनशॉट लेके सिंपली वहाँ भेज देना, डज नॉट सर्व एनी पर्पस। जिस ब्लड को आएगा उसका एंटीजन तो बढ़ेगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं सोचते, ये थोड़ा सा उससे कॉम्प्लेक्स है। ऐसे बढ़ेगा घटेगा कुछ नहीं, या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। आगे चलें दोस्तों। चल, अब पहले कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूँ। मैं जानता हूँ आपको जाने का मन हो रहा है, बट फोकस कर लो। ये एक फ्लो में समझ के चले जाओ, पेपर बहुत बार यहाँ से सवाल पूछता है।
ओ सबको ब्लड दे सकता है, ओ जो है वो है यूनिवर्सल डोनर, और ए बी जो है वो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अब अगर आप डोनर को ध्यान से देखते हैं तो क्या आपको यहाँ पर ओ निगेटिव लिखा हुआ नहीं दिखता? मुझे तो दिखता है ओ निगेटिव। यानी अगर प्लस माइनस में भी खेलोगे ना तो ओ निगेटिव होगा एग्जैक्ट आंसर डोनर का। ये माइनस और प्लस में क्या फर्क होता है आपको आगे चल के भी पढ़ाऊंगा। तो ओ निगेटिव है तो ए भी पॉजिटिव होगा। इसका रीजन भी आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा कि ए भी पॉजिटिव ही क्यों यूनिवर्सल एक्सेप्टर है और ओ निगेटिव ही क्यों यूनिवर्सल डोनर है। यानी ओ निगेटिव सबको खून दे सकता है और ए बी पॉजिटिव सबसे खून ले सकता है। ठीक है जी। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बंदर हुआ करता था, रीसस बंदर। ये जो लोग हैं जंगल में गए और इन्हें वहाँ एक बंदर मिला। उन्होंने पूछा और जी कितना? उन्होंने कहा बस बढ़िया, तो सा दसो। तो इनकी बातचीत शुरू हो गई और उसके बाद फाइनली पता लगा कि ये जो बंदर है इसके पास जो है डी एंटीजन पाया जाता है। यानी रीसस मंकी की बॉडी के अंदर, एक ब्रीड ऑफ मंकी है, एक टाइप ऑफ मंकी है, इसकी बॉडी के अंदर एक अलग ही एंटीजन था जिसका नाम था डी एंटीजन। और इसे कहा गया अरे इसके अंदर तो आर एच फैक्टर है। ठीक है, आर एच फैक्टर है। आर एच कहाँ से आया? रीसस से आई। आप हाल फिलहाल में किसी एक पेपर का सवाल है, मुझे याद नहीं, मैंने एसएससी में देखा या किसी पीसीएस के प्री के पेपर में मैंने देखा, कहीं देखा है मैंने ये सवाल कि आर एच का मतलब क्या है, कुछ ऐसा करके एक सवाल पूछा गया। ठीक है, ये एक बंदर बंदर की प्रजाति है, एक सिंगल बंदर नहीं है। ठीक है, ब्रीड ऑफ मंकी। तो फिर इसके अंदर जो एंटीजन है ना, इसे ढूंढा गया। तो कहा कि जिस इंसान के अंदर आर एच फैक्टर प्रेजेंट है ना, उसके खून के ऊपर पॉजिटिव लगा दो, और जिसके अंदर आर एच फैक्टर एब्सेंट है उसे माइनस दे दो। समझ पा रहे हैं? यानी अगर ओ वाले सबको मैं एक साथ बुला लेता हूँ, उनमें कई सारे ऐसे होंगे जिनमें आर एच फैक्टर होगा, यानी डी एंटीजन होगा, तो कहेंगे तुम ओ पॉजिटिव हो, तुम ओ पॉजिटिव हो, तुम ओ पॉजिटिव हो। कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर वो नहीं होगा, तो उन्हें कहेंगे तुम ओ निगेटिव हो, ओ निगेटिव हो, ओ निगेटिव हो। क्या बात को आप समझ पाए? यानी अब चीजों को तोड़ दिया गया। अब क्या हो गया? ए प्लस बी आ गया मार्केट में, ए माइनस बी आ गया, बी प्लस बी आ गया, बी माइनस बी आ गया, ए बी प्लस बी आ गया, ए बी माइनस बी आ गया, और ओ प्लस बी आ गया, ओ माइनस बी आ गया। यानी टोटल 8 टाइप्स बन गए। क्या बात को आप समझ पाए? और इसके अंदर जो है दोस्तों, ये हो गया यूनिवर्सल एक्सेप्टर और ये हो गया यूनिवर्सल डोनर। आर एच नहीं समझे? वैसे ना वो समझने की जगह याद करने वाली चीज है। अगर आपके ब्लड के अंदर आर एच फैक्टर यानी डी एंटीजन पाया जाता है तो आपके ब्लड को पॉजिटिव साइन दिया जाता है। अगर नहीं पाया जाता तो उसे निगेटिव साइन दिया जाता है। पाए जाने पे श्रेया पॉजिटिव, नहीं पाए जाने पे निगेटिव। आर एच बस एक फैक्टर है, एक नाम है जो कि रीसस मंकी के नाम से उठाया गया है। जैसे मान लेते हैं जेबरा से इन्हें पता लगता तो हम इसे जी फैक्टर कहते थे। डी एंटीजन बस एक एंटीजन का नाम है और कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें समझने जैसा नहीं है बेटा कुछ। ये ह्यूमन में है, ये ह्यूमन की ही बात हो रही है। बिल्कुल डोनर है पीयूष, बट वो यूनिवर्सल डोनर नहीं है। अरे दोस्तों, मेरे दोस्तों, सब्र करें। देखिए बड़े ध्यान से बात को समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आपका दिमाग अभी तक खराब नहीं हुआ है तो मैं इसे खराब करता हूँ। ठीक है, चिंता मत करिए, मैं अपने तरीके आपको समझाता हूँ और आपको एकदम बढ़िया करके कंफ्यूज कर देता हूँ। मजा आ जाएगा आपको, दिमाग आपका एकदम फटने को तैयार हो जाएगा। क्या आप तैयार हैं? देखिए जो पॉजिटिव भाई है ना, ये पॉजिटिव को जो है खून दे सकता है, और निगेटिव भाई जो है ना, ये निगेटिव भाई को खून दे सकता है। ठीक है, समझ पाए हैं यहाँ तक की बात आप मेरी? पॉजिटिव भाई पॉजिटिव को, निगेटिव भाई निगेटिव को, लेकिन निगेटिव भाई पॉजिटिव को भी दे सकता है। यानी अगर पॉजिटिव वाले की बात करते हैं तो वो दे सकता है सिर्फ पॉजिटिव को, लेकिन ले सकता है दोनों से। ऑब्जर्व करो ध्यान से। यानी अगर पॉजिटिव भाई की बात करता हूं तो ये दे तो सिर्फ पॉजिटिव को सकता है, लेकिन खून ले दोनों से सकता है। लेकिन अगर मैं निगेटिव भाई की बात करूं तो ये दे तो दोनों को सकता है, लेकिन ले सिर्फ जो है निगेटिव से सकता है। इस डायग्राम को इतना सा ही बनाना, कुछ मत लिखना, और सिर्फ इतना सा बनाना, कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं, कोई कम लाइन नहीं, बस इतना सा। बहुत रिफाइंड डायग्राम है। तो अब आ जाते हैं यूनिवर्सल डोनर के पास। जो देखो ओ डोनर हमारा है, यहां पर आपको समझ आएगा।
देखो पॉजिटिव जो है वो दे पॉजिटिव को सकता है, ले दोनों से सकता है। अब सोचो ओ जो डोनर हमारा है, अब इसमें दो वैरायटी हम पे, एक ओ पॉजिटिव और एक ओ निगेटिव। सोच के देखो, ओ पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव को ही तो दे सकता है ना, लेकिन जो निगेटिव वाला है वो ऑल पॉजिटिव को भी दे सकता है और ऑल निगेटिव को भी दे सकता है। कैन डोनेट टू। ऑन दी अदर हैंड जो ए बी है ये एक एक्सेप्टर है। रटेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, और हम कह सकते कैन एक्सेप्ट फ्रॉम। देखो जो ए बी पॉजिटिव है ये तो सबसे ले सकता है, ऑल पॉजिटिव। तीर की डायरेक्शन का ध्यान देना दोस्तों, ऑल निगेटिव। नीरज यहाँ पर आपका डाउट खुद ही क्लियर हो जाएगा, और जो ए बी निगेटिव है वो सिर्फ और सिर्फ निगेटिव से ही ले सकता है। आई होप नीरज डाउट इस लाइन से क्लियर हो गया होगा। तो एक्चुअली दोस्तों जो यूनिवर्सल डोनर हुआ वो तो ये हुआ यूनिवर्सल डोनर, और जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर हुआ वो ये हुआ। नोट कीजिए, समझ गए, अच्छी बात है जी। डाउट्स का क्या करा जाए आपके, बहुत डाउट पूछते हैं। चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखो मनीषा ध्यान से सुनना, आप इस पेज को मेरे कहने से ध्यान से देखो। प्लस प्लस को दे सकता है लेकिन दोनों से ले सकता है बस, और माइनस जो है वो दे माइनस को सकता है और प्लस को भी सकता है, लेकिन ले माइनस से सकता है। इसे मनीषा एक बार इसके साथ आप आराम से पढ़ के देखना क्लास के बाद, अगर आपको नहीं समझ आएगा तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लास को ऑलमोस्ट कंक्लूड करता हूँ। अभी इससे पहले आप थैंक यू बोल के जाएं, मैं आपको छोटे छोटे कुछ फैक्ट्स बताना चाहूंगा। ये बस एक दो लाइनें मेरे कहने से नोट कर लेना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्निक was developed by, अभी दिखा देता हूँ वो बॉक्स, इसे नोट कर लो, जेम्स ब्लंडल इन 1825। ठीक है, डेवलप करी गई थी एक्चुअली विनय, ये ना पहले से नहीं होती थी कि ब्लड को कैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ्यूज करना है, तो डेवलप्ड कहना ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा। चलिए दोस्तों आगे। अभी इसमें छोटी छोटी चीजें आपको मैं और बताऊंगा कि वो ए और बी, अगर मदर ए है और जो फादर है वो बी है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप, वो सब चीजें मैं आपको कल की क्लास में 10 मिनट का टॉप, मतलब आने वाली अगली क्लास में बता दूंगा, ठीक है। और एक वो चीज मैंने आपको पढ़ानी है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटलेस, ये इंपॉर्टेंट है, एक दो बार एसएससी ने पूछा है। और उसके बाद हम स्केलेटल सिस्टम जो है स्टार्ट कर देंगे। मनोज सब ऊपर वाले की कृपा है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी काफी गुंजाइश है, तो मैं तो हर कोर्स में कोशिश करता हूँ कुछ बेहतर बेहतर हो सके। बाकी आप लोग आते हैं तो मजा आता है पढ़ाने में, वन ऑफ द रीजन ये भी। ब्लंडल BLUNDEL, बिल्कुल देव पूछे, जितने पूछने उतने पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये साथ में ध्यान रखिएगा कि बाकी बच्चों को भी डाउट्स होते हैं ना, तो हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए, बस बाकी कुछ नहीं है। ऑब्वियसली आज क्लास थोड़ी ऊपर चली गई है, तो हो सकता है आज डाउट थोड़े कम सॉल्व हो गए, बट डेफिनेटली आई ट्राई टू सॉल्व एज मेनी डाउट्स एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय। इसके बाद आपकी क्लास मोस्ट प्रोबेबली संडे को होगी, ठीक है। संडे तक कृपया करके दोनों टॉपिक्स तैयार करके रखेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। बाकी जो फ्राइडे 7 तारीख की क्लास वगैरह है वो सब मैं सॉर्ट कर लूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, ख्याल रखें। अब कल आपकी कोई क्लास नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। टेबल वाली स्लाइड बेटा फटाफट से नोट कर लो, वैसे तो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा बेटा, वहां से भी आप आराम से नोट कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।